देखना फर्स्ट के डी में दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, ओईटी ओईटी लगा हुआ है कि नहीं, तो कैसे मेटा हो सकता है यार, कैसी बातें कर रहा है। आगे बताओ नेक्स्ट। संगनी ने बोला है क्वेश्चन नंबर डीबीपी नंबर 6 में सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है सेकंड वाला क्वेश्चन में, फर्स्ट में किसी और को कोई पार्ट है, आई डोंट थिंक फर्स्ट में कोई पार्ट होगा, सेकंड वाले का बोल रहा हूँ, सेकंड का सेकंड पार्ट बोलना चाह रही है। ये रिंग चेन आइसोमर्स है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू। बेटा ये रिंग चेन भी है और ये फंक्शनल, रिंग चेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, जो भी आंसर दे रखा हो ट्रू है। रिंग चेन आइसोमर्स भी है, रिंग चेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, तो फंक्शनल आइसोमर्स भी है, बोथ आर ट्रू। आगे बताइए। चारू पूछ रही है डीपीपी, ओके ओके एक एक करके ना, इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, एक सेकंड 7 वाला पार्ट बता दो। 7 वाला पार्ट ये है, दे आर टॉटोमर्स टू ईच अदर। बेटा 7 में डबल बॉन्ड को इधर ले आइए, इस हाइड्रोजन को इधर ले आइए, दे आर टॉटोमर्स। देखिए ना ये ग्रुप एग्जैक्टली कैसा है, कीटोन जैसा है बेटा, एक तरीके से कीटोन ही तो है। मैं स्क्रीन को जूम कर दूं, अरे यार स्क्रीन जूम तो पता नहीं कैसे होगी अभी यहाँ पे, जूम में बवाल ना हो। ठीक है दिख रही है। कीटोन है ये और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट किसका रह गया है, डीपीपी नंबर 3 में है, डीपीपी नंबर 3 में तुम्हें 8th पार्ट पूछना है, 8th पार्ट। आप लोग क्या करिएगा ना, आप बोल लीजिएगा जल्दी जल्दी, जिसको जो पूछना हो ना वो बोलिएगा। हाँ संगनी तुम्हें कौन सा पूछना है, 8th पार्ट, इसी का 8th पार्ट है संगनी, संगनी इसी का 8th पार्ट है आपका। आप बोल सकते हैं, मैंने बोला आपसे बोल सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एरोमेटिक एल्कोहल और एलिफेटिक एल्कोहल दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। आप खुद से पता करिए ये चीज किस पे जुड़ी हुई है, ये एरोमेटिक से जुड़ी हुई है, दैट इज एरोमेटिक एल्कोहल। ये चीज किससे जुड़ी हुई है, ये वाला हुआ चीज पे जुड़ा हुआ है, ये एलिफेटिक पे जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक एल्कोहल। तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है बच्चा, बता ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, सेकंड का 9th सेकंड का 9th फैजान, सेकंड का 9th लिखा हुआ है साफ साफ, देखो नाइट्रो है, ये है नाइट्राइटो, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर यार। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही तो चेंज हो रहा है यार। इसमें एक डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। कार्बन बराबर है, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। अरे यार पागल हो गए हो क्या, इसी में 6 7 कितना पूछोगे यार, कितना पूछने वाले हो। इसका 6th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे यार, सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जज नहीं कर पा रहे हो क्या यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जज नहीं कर पा रहे हो। 6 वाला भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स होगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो 4 कार्बन यहाँ पे भी है, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर है, बस खत्म। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, मैं हर थोड़ी सारे थोड़ी ना लिखवाता रहूंगा कि 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, फिर उसके साथ ये ऑक्साइम, ये सब फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे के। ये टॉटोमर्स नहीं है, बस ये देख लो, टॉटोमर्स तो नहीं दिख रहे हैं कहीं से भी कि ये टॉटोमर्स हो। इसका टॉटोमर बना के भी देख लोगे तो टॉटोमर नहीं बनने वाला है। चलो आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर, ये सारा हो गया भाई। अरे यार जब फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा तो चेन क्यों हो जाएगा यार, जब फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा तो चेन क्यों होगा। आगे बताओ चलो बच्चों, किसको पूछना है, किसी और को पूछना है। नेक्स्ट डीपीपी में बताओ, जल्दी बोलो यार, नेक्स्ट डीपीपी में कोई क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट का बोलो, फर्स्ट का कोई पार्ट है या डायरेक्टली 7th पे आ जाओ वहां से। फर्स्ट का कौन सा पार्ट, ए बी सी डी ई, बेटा फर्स्ट का डी ई एफ, अरे बाप रे, अरे यार तुम लोग हैरान करने वाले हो, ऐसा लग रहा है मुझे, फील आ गई है।
देखो सुनो, फर्स्ट का मैं एक पार्ट बताता हूँ समझी। तुमको डी पूछना है, एक को एफ पूछना है, और मैं डी पहले बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करिए, इन चारों ग्रुप को एक कायरल कार्बन पे लगा दीजिए। कायरल कार्बन का मतलब एक कार्बन पे लगा दीजिए। इस पे लगा हुआ है CH और इस पे 2 CH3 लगे। आप प्रायोरिटी डिसाइड करना सीख जाइए बच्चों सही से। ये CH2 आपको सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ये Cl और इस पे लगा दीजिए, ये आपका क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 ठीक है ना, CH2 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 नाउ टेल मी कि अगर मैं इस कार्बन से चलूंगा कहीं से, तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ है क्लोरीन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हुई क्लोरीन। क्या बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? जो चीज मैं लिख रहा हूँ, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? जो भी है आप इस हिसाब से आंसर कर लीजिएगा, डोंट वरी, मैं आंसर करके देता हूँ। पीछे जिसका भी गलत है वो कोई दिक्कत नहीं, एक दो हो सकता है कि एक आध आंसर में गड़बड़ी हो सकती है, बट डी वाला चेक करके बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्लोरीन की। अगर मेरे को मेरी में भी गलती हो तो मुझे भी करेक्ट कर देना। दूसरा प्रायोरिटी किसका होगा? सब तरफ कार्बन थे। आगे चले तो देखिए, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्बन से आगे देखें तो हमने 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। इसको भी यही दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो दूसरी प्रायोरिटी पूरे बड़े वाले ग्रुप की हुई, सेकंड प्रायोरिटी इस ग्रुप की हो गई, थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप की हो जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी इस ग्रुप की। आप ऑर्डर में लगा सकते हैं, जैसे भी आपको लगाना है। बताइए पीछे आंसर सही है कि नहीं? आंसर सही नहीं है क्या? डी वाला है ये। डी वाले का आंसर देख के आते हैं हम। डी वाले का आंसर क्या दे रखा है आपको? डी वाले का आंसर दे रखा है 3124। यानी कि इसकी प्रायोरिटी दे रखी है 3, इसकी प्रायोरिटी दे रखी है 1, इसकी प्रायोरिटी दे रखी है 2, और इसकी प्रायोरिटी दे रखी है उन लोगों ने। तो ये आंसर गड़बड़ है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए, किसी को और पूछना है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8, फर्स्ट वाले में और कोई पार्ट तो नहीं ना संगनी, आप कर लोगे ना? और बाकी बाकी आंसर सारे सही हैं यार, कुछ ऐसा नहीं है एक आध में गड़बड़ होगी, बाकी सब इसी तरीके से करना। आप एक बार और करके देखना, आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th पार्ट पूछ रही है चारों। तो कुछ ढंग के क्वेश्चन पूछो तो ठीक है। देखो ये 8th पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला है। सेकंड का 7th पूछ रहा है, देख ले भाई। इसमें क्लोरीन और इसमें हायर प्रायोरिटी कौन सी होगी? क्लोरीन वाली। इसमें हायर प्रायोरिटी कौन सी होगी? इधर वाली। दोनों हायर प्रायोरिटी कहाँ पर है? अपोजिट साइड। तो दैट इज कॉल्ड जेड फॉर्म। ई जेड है ना, तो जेड वाला ट्रांस होता है, जेड फॉर्म। ले ले भाई, कोई दिक्कत है? नहीं सॉरी, दैट इज कॉल्ड ई फॉर्म। दैट इज कॉल्ड ई फॉर्म। किसी को कोई दिक्कत? 8th वाले में बताता हूँ। 8th वाले में देखना, इन दोनों में, इसमें इधर की तरफ देखोगे तो इस पे कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे ड्यूटेरियम है, लेकिन हम देखेंगे तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन भी है ना, तो इसकी हायर प्रायोरिटी ऊपर वाले की, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी नीचे वाले की। दोनों के ऊपर हायर प्रायोरिटी कहाँ है? अपोजिट साइड है, दैट इज अगेन ई फॉर्म। चारों किसी में आंसर गड़बड़ा रहा है क्या? टेल मी, किसी में आंसर गड़बड़ा रहा है क्या? अरे बोल दो सर यार। जेड, सर जेड फॉर्म आ रही है। किस वाले में जेड आ रही है? सर 8 वाले में। पीछे आंसर जेड दे रखा है क्या? यस सर। हाँ तो ठीक है, तो इसका आंसर करेक्शन होगा, कोई बात नहीं है। तुम्हारा भी ई आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, ये तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो यही प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा, ई फॉर्म है इसका आंसर। बाकी आगे के जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ। एक एक दो क्वेश्चन का गड़बड़ है इसमें, एक ही क्वेश्चन का शायद वो यही होगा, माइट भी। बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं करेक्ट और कर लूंगा। 8th वाले का दो, मैं खुद ही करेक्ट कर लेता हूँ अपने। यहाँ से इस 8th वाले का जेड दे रखा है, अपना आया है ई। और कोई बताओ, और कोई क्वेश्चन है इसमें? सर क्वेश्चन 2 का 10th। क्वेश्चन 2 का 10th क्रॉस चेक करवाना है तुम्हें। देखो फिर से अगेन चेक करो। हायर प्रायोरिटी इसमें इस वाले की होगी, ऊपर वाले की। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ऊपर वाले की होगी, दोनों प्रायोरिटी सेम साइड पर है, तो देन अगेन ये ई फॉर्म है। क्या हुआ बच्चा इसमें, बोलो? सर इसका भी जेड है। ये भगवान, सर जेड आएगा।
सॉरी 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 सॉरी, जेड आएगा, उससे गड़बड़ी हो रही है, जेड फॉर्म आएगा, से सही है, बताओ किसमें दिक्कत हुई थी, प्रायोरिटी में कहाँ दिक्कत हुई बताओ। सर वो एल्कोहल वाले की लगा दी थी। कार्बन 14 है भाई, तो कार्बन 14 में ऊपर वाला होगा। जल्दी आगे बताओ, किसी और को कोई पूछना है। सर क्वेश्चन 3 का एल पार्ट। क्वेश्चन 3 का पार्ट सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला सब लोगों ने यस कंप्लीट सर। किया है, देखो सारे लोगों ने कंप्लीट नहीं किया हो तो फिर अगेन कभी बाद में देख लेना है, पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट है, एल। एल वाला पार्ट है, यानी कि ये कायरल सेंटर दे रखा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ना तुम्हें। सबसे पहले प्रायोरिटी सोचो, नाइट्रोजन की होगी कि नहीं। यस सर। तो पहली प्रायोरिटी नाइट्रोजन की फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले की सेकंड, ये प्रायोरिटी थर्ड, ये फोर्थ प्रायोरिटी। फर्स्ट सेकंड को थर्ड को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर, पीछे क्या दे रखा है इसमें, यस सर आ गया। तो फिर क्या दिक्कत हुई है, या फोर्थ सर प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो गड़बड़ी उल्टा कर देना चाहिए ना। यस सर। बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा अब। किसी और को पूछना है। हो गए सारे। चलिए भाई इसको हटा देते हैं अपन, ने एक डीपी भी खराब करा दी मेरी, गंदी कर दी मतलब। हाँ इस पर आ गए। क्वेश्चन दिए थे मैंने कुछ आपको होमवर्क में, आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चंस किए, रीड आउट कर लिया है पूरा। अगर आप रीड आउट नहीं करेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दिए थे, मैं क्वेश्चंस कर लूँ यहाँ पे, बताओ यार। अरे यार कुछ मतलब ये बोलेगा ही नहीं कोई, हाँ या ना यार, कुछ तो बोल दो। कर रहे हैं ना, चलो। क्वेश्चन नंबर मुझे बताइए, 9th वाले का आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9th वाले का आंसर कितना आ रहा है। थोड़ा अपने माइंड को ग्रोथ करिए ढंग से, उसको इस पावरफुल बनाइए कि कम से कम थोड़ा याद रहे उसको। क्वेश्चन नंबर 9th वाले का आंसर कितना आ रहा है। किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है क्या यार, कोई लिख के भी नहीं बता रहा है। एक आंसर, एक बंदे ने लिख के आंसर बताया और किसी ने कुछ बताया ही नहीं। एक कायरल सेंटर है इसके पास, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, तो ये आंसर आएगा 2, यानी कि इसका आर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं आप मुझे बता दीजिए। देखिए क्लास लेने का फायदा तभी है जब आप क्वेश्चंस कर लें। क्लास बिना वजह मैं ले रहा हूँ और आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस का कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई भी 1% बेनिफिट नहीं है। आप बता दो, एक बंदे ने मेरे को बस यस लिख के भेजा है, आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए, मैं क्लास ऑफ करके चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, मैं क्लास कल ले लूंगा भले, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा लेकिन मैं क्लास भले ही कल ले लूंगा। मैं इतनी रियायत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बस मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भला हो जाए थोड़ा, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ा भी दूंगा। क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए, कितने लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं हाथ उठाओ। नहीं किए, अपने आप ईमानदारी से हाथ उठाओ। कौन सा मैं यहाँ तुम्हें पकड़ के पीट भी रहा हूँ यहाँ पे। देवांश ने लिखा है करे, एक बंदे ने लिखा है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग मुझे ये बताओ किसने किए हैं, वो तो हैंड्स अप कर दो। बाकी तो हैंड्स अप नहीं कर रहे, किसने किए हैं। तो तुम लोगों को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है भाई, ओम ये प्रखर संभव, बोलने में भी क्या दिक्कत हो रही है। टोटल में से 6 लोगों ने सिर्फ उठाया, 6-7 बस, बाकी सब एकदम नशे में घूम रहे हैं। और फिर कहते हैं कि यार हमारे नंबर नहीं आते। नंबर आएंगे कहाँ से, घंटा तो मेहनत कर रहे हो, नंबर आएंगे कहाँ? जितना टाइम तुम टाइम दोगे तभी तो तुम उससे नहीं सिलेक्शन निकाल सकते हो। टाइम ही नहीं दोगे अपना तो फिर भैया क्या निकालो मोबाइल में, या फिर एनी टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर, फिर क्या ही है। ऐसा तो नहीं है तुम्हें टाइम नहीं मिला यार, कल से आज तक में मेरे को लगता है बहुत टाइम मिल गया है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। ये और मोटे ऊपर है तो भैया वो अलग बात है। मेरे हिसाब से तो मुझे डिस्कशन करना चाहिए, मैं तो डिस्कशन कर लेता हूँ, साथ साथ करते चलना, देख लो। हाँ भाई ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि इसमें पीओएस सीओएस नहीं है, पूरा का पूरा एक स्टीरियोजेनिक एरिया है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से भी 2, इसका आंसर आएगा 2। आप कहो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हो तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने की इसको जरूरत नहीं है, बट ये होगा और इसकी मिरर इमेज भी एक एग्जिस्ट करेगी, ये क्लियर बात है। ये होगा और इसकी एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, ये होगा और इसकी एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी।
भाई क्या करना चाहते हो, मुझे ये तो बताओ, क्या करें, आंसर करें। गोविंद काम नहीं किया तुमने? गोविंद, हर्ष, काम नहीं किया? इशिता, अरे यार बोलो ना, मेरा काम क्यों नहीं किया है? क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए हैं? विधान, तूने काम किया नहीं है? टाइम नहीं मिला, वाह, टाइम क्यों नहीं मिला? टाइम क्यों नहीं मिला? टाइम कहाँ है मतलब? कल कराए थे, वो भी दोपहर में, वो सुबह ही करा के छोड़ दिए थे। सैटरडे को स्कूल टेस्ट, स्कूल तो बंद रहते हैं मुझे लगता है सैटरडे संडे में। आज 5 बजे तक का टाइम दिया था यार, रीड किया था, क्वेश्चन नहीं कर पाया, हद है यार, क्या करूं मैं इनका, बताओ यार। अगर मैं समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे कि नहीं, बस इतना तो बता दो यार, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं की है तो क्या ही पता चलता है। ये तो बताओ यार, मुझे तो कंक्लूजन दो, मैं समझा दूं तो तुम समझ जाओगे कि नहीं, ये भी तो जरूरी है यार। तो फटाफट फटाफट मेरे साथ पैरेलल में करते चलना है, मैं तो यही चाहूंगा, ठीक है ना? श्रद्धा तुमसे भी कह रहा हूँ, सार्थक तुमसे भी कह रहा हूँ, सब लोग अगर इसको कल डिस्कस करेंगे ना तो मुझे लगता है आज आगे वाला पार्ट हम देख ही नहीं पाएंगे कुछ और, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट में इसमें ऑप्टिकल में और बताना चाहता था। डिस्कशन तो मैं कल कर सकता हूँ, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत और चीजें क्लियर हो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको डिस्कशन को नहीं ले रहा हूँ पूरे को, डिस्कशन में नहीं, अगली क्लास में कर लूंगा। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर लीजिए यार, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, ये भी बता दूं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन ट्राई कर लेते तो कम से कम ये तो रहता ना कि मेरे को कि क्या चीज आगे करानी है, आगे चीज हुई नहीं है तो प्रैक्टिस का कुछ पार्ट ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए थे, C5H10 का भी दे दिया था, C5H12 का भी दे दिया था, बाकी सारे बनवा के दे दिए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे मैं कल और बताऊंगा, करवा लूंगा इसमें आके, मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे को इसमें एक्स्ट्रा पेज ही ऐड करना होता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिजोल्यूशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे का एक और टॉपिक है, टॉपिक मतलब जब प्रॉपर्टीज है ना वो चल रही है सारी की सारी, आप उन प्रॉपर्टीज को रीड आउट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिजोल्यूशन। यार तुम्हारे चक्कर में क्लास लेने बैठा था और आराम से सो रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेटा तो हुआ ही था, सो नहीं रहा था तो क्या है। रिजोल्यूशन क्या होता है? देखो, रिजोल्यूशन का मतलब रिजोल्व करना है, और रिजोल्व का मतलब कि जैसे वेक्टर होता है ना, एक वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि नहीं? रिजोल्व कर लेना, तो इसका मतलब होता है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन। हमारे पास मिक्सचर किस चीज का है? हमारे पास एक मिक्सचर था ना, बताओ यार, किस चीज का मिक्सचर था हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर था कि नहीं, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो मैं उसी को रिजोल्व करने का प्रोसेस बोलूंगा कि हाँ, उसको करते हैं हम रिजोल्यूशन। तो यही है सेपरेशन ऑफ एनिशियोमेरिक पेयर, सेपरेशन ऑफ enantiomeric pair, enantiomeric pair from its racemic mixture. From its racemic mixture is known as resolution. देखो भाई, मैंने बहुत प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, मैंने बहुत आराम से बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या जो एनिशियोमेरिक पेयर होते हैं उनको हम रिजोल्व मतलब उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज हम आगे करेंगे, क्वेश्चन बताया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब कि आप क्या करिए, दोनों का सॉल्यूशन लीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए। अगर आप उसको बॉईल करते जाएंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो वो क्या करेगा, सेपरेट एक साथ आ जाएंगे, दोनों आनी सॉल्यूशन में से एक साथ बाहर आ जाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एनेंशियोमर्स का जो रिलेशन है, सोचो
अभी पहले दोनों में रिलेशन क्या है, एनेंशियोमर्स का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों एनेंशियोमर्स का रिलेशन कहीं ना कहीं तरीके से चेंज करना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन करा के उनका रिलेशन चेंज करना पड़ेगा, तब मैं उनको रिजोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही लगाऊंगा, लेकिन रिजोल्व करने के लिए मैं पहले उनको कुछ और करूंगा, तब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट एक और लिख रहा हूँ। कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिजॉल्वेबल, कौन सा कंपाउंड है जो रिजॉल्वेबल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजॉल्व। पॉइंट ये है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वही रिजॉल्व कर सकते हैं आप। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजॉल्वेबल, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आपके रिजॉल्वेबल होते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो नॉन रिजॉल्वेबल, वो तो खुद ही नहीं रिजॉल्व, क्या करोगे उनको, तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं उसका क्या रिजॉल्व करना। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी, पहले मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसमें प्रोसेस नहीं लिखवा रहा हूँ कि कैसे वो प्रोसेस यूज करते हैं, मैं प्रोसेस तब लिखवाऊंगा जब मैं उनकी रिएक्शंस को बता दूंगा, जब मैं उनकी रिएक्शंस को प्रोसेस के फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ प्रोसेस नहीं लिखवा रहा, सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रिजॉल्वेबल वाला पार्ट, बस मैंने इतना ही लिखवाया है, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, सूडो कायरल कार्बन। क्या इसकी डेफिनेशन की जरूरत है सूडो कायरल कार्बन की, लिखवा देते हैं, छोटी सी डेफिनेशन ही तो है। देखिए, इफ कायरल सेंटर कन्वर्टेड इनटू, देखिए देखिए इस तरीके से लिख दीजिए, इफ कायरल सेंटर कन्वर्टेड, ये देखो एक एरो इस तरीके का एरो बनता है ना, कन्वर्टेड मतलब वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं डबल एरो बना देता हूँ ना दो पीछे तरफ, तो दोनों का मतलब है रिवर्सिबल टाइप है। इफ कायरल सेंटर कन्वर्टेड इनटू ए कायरल सेंटर, ए कायरल सेंटर एंड ए कायरल सेंटर converted into chiral center by changing the configuration, by changing the configuration of groups attached to it, जो ग्रुप इससे अटैच थे उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, देन इट इज नोन एज अ सूडो कायरल कार्बन, देन इट इज नोन एज सूडो कायरल कार्बन। ये आप देख चुके हैं, याद है इसका, सूडो कायरल कार्बन का क्या होता है क्या नहीं होता है, याद होगा भाई, ध्यान है कि नहीं, अरे ध्यान है ना, एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत है क्या इसमें, कुछ भी लिखवाने की जरूरत है क्या, सूडो कायरल कार्बन के लिए आपको पता ही है, बीच वाला कार्बन होता है, अगर दो कार्बन पर डिपेंड करता है, दो कार्बन कार्बन पर डिपेंड करता है, सबसे अपन लिख सकते हैं। चलो अभी तो पेज बचा हुआ है तो लिख ही देता हूँ, थोड़ा अपने लिए भी चाहिए, छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो। जैसे OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, ऊपर क्या दे रखा है COH, यहाँ पे दे रखा है COH, सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, उसमें ये बीच वाला कार्बन है, ये दैट इज कॉल्ड सूडो कायरल कार्बन, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आप वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देंगे, इनमें अगर वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देते हैं आप, तो वो कैसा हो जाता है, किसी टाइम पे कायरल होगा और किसी टाइम पे ए कायरल हो जाएगा, दूसरे टाइम मतलब किस तरीके से, नीचे वाले को OH को इधर कर दो, बाकी दोनों OH को उधर ही रखो, यहाँ पे COH और यहाँ पे COH को रखो, इस तरीके से, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। क्लियर है, तो ये दोनों ही, ये वाला कार्बन है वो सूडो कायरल कार्बन आपका कहलाने वाला है। चलिए, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या किया हमने, हमने सिर्फ इतना किया कि हमने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, ज्योमेट्रिकल चेक की और ऑप्टिकल चेक की, बहुत ही सही तरीके से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल चेक की। मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ। ये नोट कर लिया सब लोगों ने, सब लोगों ने नोट कर लिया,
नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों ने नोट कर लिया। अभी थोड़ा सा ऊपर से लेते आकर चल रहा हूँ, फिर नीचे आता हूँ। तो आपने चेक किया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें कंपाउंड का ओरिएंटेशन घुमाना होता है। जैसे कि ये रहा सबसे पहला एग्जांपल, जिसमें हमने बहुत अच्छे से देखा, दैट इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। इस फॉर्म के एग्जांपल को ढंग से दिमाग में रखेंगे कि कैसे किया, कैसे बनाया जा रहा है। पहले ग्रुप को सेम साइड पे रखा, फिर ग्रुप को एक को चेंज किया और फिर उसकी मिरर इमेज ऐसे किया। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कभी कभी एग्जांपल ऐसे भी दिखेंगे कि आपने इन दोनों को जोड़ दिया है, देखिए इस दोनों को जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, पॉसिबिलिटी देखिएगा। अब बताइए इसमें कायरल सेंटर कितने? कायरल सेंटर तो अभी भी दो ही है, एक ये वाला कायरल सेंटर होगा और एक ये वाला कायरल सेंटर होगा, लेकिन टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे पता है? दो ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने जोड़ने के बाद एक तो ये होगा और इसकी मिरर इमेज होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप एक को फिक्स कर दें, एक को फिक्स कर दें और दूसरे वाले को घुमा लें। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेशन। जब एग्जांपल लिखवाऊंगा तो इस तरीके का और दिखा दूंगा, एग्जांपल लिखवाऊंगा तब इस तरीके का आपको एनालाइज करा दूंगा, सो डोंट वरी। फिर एक हमने रिंग चेन पर चेक किया कि रिंग चेन पर कैसे बनते हैं। रिंग चेन पे हमने ढंग से चेक किया, हिस्सेस वाला होना चाहिए, ट्रांस वाला होना चाहिए, किस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये दो एग्जांपल्स को ढंग से याद रखिएगा, दिमाग में रखेंगे तो बहुत सही तरीके से काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, नोट कर लिए सब लोगों ने? नेक्स्ट आगे बढ़े। हेलो, हाँ सर बताइए। ठीक है, तो ये एक चीज हुई, नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट है, नेक्स्ट है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हाँ भाई देखो, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? कन्फॉर्मर्स जैसे कि आपका सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, जैसे मैंने ये है ना मेरे पास, आप लोग क्या करें, आप लोग मेरा वाला वीडियो जो चल रहा है ना, वीडियो वीडियो जो चल रहा है ना, उसको ओपन कर सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ आता है, उसको थोड़ा स्लाइड करोगे ना तो मैं भी दिख जाता हूँ। जैसे ये चीज है, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करके बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करके बनते हैं। पहले तो लिखते हैं कि क्या चीज लिख रहे हैं। वो कंपाउंड्स, देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी, याद है? वो कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, कंपाउंड विच आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो कन्फॉर्मेशन क्या होंगे? दो आइसोमर्स which are interconvertible into each other at room temperature, into each other at room temperature, हाँ into each other at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पर ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाए, एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पर। एक सेकंड और रुकना। हेलो, दो आइसोमर्स व्हिच आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। ये देखो, ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है, सबसे बढ़िया बात है ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है, ये बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये चेक करने पड़ते हैं, इसमें मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। रूम टेम्परेचर पर इंटरकन्वर्टेबल हो जाते हैं, मतलब अपने आप ही घूमते रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। देखो, दो आइसोमर्स व्हिच आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर आर नोन एज, लिख लो पूरा जल्दी से, आर नोन एज कन्फॉर्मर्स, या इन्हीं को बोलते हैं रोटामर्स, जो रोट के मतलब के रोटेट होके मर रहे हैं, रोटामर्स, दे आर आल्सो नोन एज रोटामर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट रियल आइसोमर्स। They are not real isomers because they convert very rapidly,
very quickly, they convert very quickly. बहुत तेजी से चेंज होते हैं, इस वजह से इनको रियल आइसोमर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। मतलब हैं आइसोमर्स लेकिन रियली बनते नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं इस वजह से। ठीक है, अब प्योर डेफिनेशन देखते हैं। कन्फॉर्मर्स कैसे बनेंगे? कन्फॉर्मर्स का कंपाउंड होता है कंपाउंड हैविंग, डेफिनेशन वैसे ही है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट अरे यार क्या हो रहा है, बट दे डिफर in orientation due to rotation across sigma bond, across सिग्मा बॉन्ड। हाँ भाई, पहले डेफिनेशन ढंग से लिख लो, पहले ये बताओ नोट कर लिया कि नहीं पूरा पार्ट, पहले ढंग से लिख लो फिर उसके आगे पढ़ते हैं। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? जो बहुत ही तेजी से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं मतलब रूम टेम्परेचर पर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन है अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। किसकी वजह से? उनके रोटेशन की वजह से, इसीलिए उसमें क्या होता है, रोटेशन होने लग जाता है, इसीलिए ट्रू आइसोमर्स नहीं है। बहुत डेफिनेशन कंप्लीट एकदम, और कुछ है नहीं। ये बताओ नोट कर लिया कि नहीं, इसके बाद आगे की बात करें। सब लोगों ने नोट कर लिया? हाँ नोट कर लो फटाफट से हर्षित, तुम मुझे बता देना नोट कर लिया कि नहीं। नोट कर लिया? ठीक है, देखो देखो अब सबसे पहले बात सुनते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। देखो रूम टेम्परेचर पर ही मतलब रोटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है, जैसे अभी जो तपट पड़ रही है ना, जो आग निकल रही है, वो एनर्जी कितनी हो सकती है? वो बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो हम कहें कि अवेलेबल एनर्जी जो होती है जनरली, अवेलेबल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर दैट इज अराउंड 84 किलो जूल के करीबन होती है। वो जो करीबन होती है 20 किलो कैलोरी के अराउंड होती है। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर दैट इज अराउंड 84 किलो जूल या फिर 20 किलो कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है, और किसी बॉन्ड के रोटेशन के लिए दैट मींस कि अगर मुझे रोटेशन कराना है, एक सेकंड रुकना बेटा, शायद इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था। अगर मुझे रोटेशन कराना है हाँ, किलोजूल पर मोल ही होती है, किलोजूल पर मोल ही होती है। एक सेकंड रुकना, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। कहीं ना कहीं लैग आ रहा था इसमें। क्लियर है? हाँ, जो रोटेशन एनर्जी होती है ना, रोटेशनल एनर्जी, जो रोटेशन करने के लिए चाहिए होती है, रोटेशन एनर्जी फॉर कार्बन CH3 इस कार्बन के बॉन्ड को घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज अराउंड रिक्वायर्ड एनर्जी जो है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो चाहिए होती है करीबन 3 से 4 किलो कैलोरी, बस इतनी में ही काम हो जाता है। इसके लिए ब्यूटेन के लिए चाहिए होती है, जैसे ब्यूटेन की बात करूं CH3 CH2 ये CH2 ये CH3, इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी राउंड ऑफ 8 से 10 के करीबन 10 किलो कैलोरी। मतलब जितना बल्कि होता जाएगा रोटेशन कम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी तो इतनी अवेलेबल है ना रूम टेम्परेचर पे, 20 तो बहुत ज्यादा है ना, डबल से भी ज्यादा है। सही है कि नहीं? पहले बात समझाओ, ये बात सही है? सिग्मा बॉन्ड को घुमाने के लिए, ये रहा यार, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन बना हुआ देखो कार्बन से, मैं ले आया था यहीं पे इसलिए इसको, ये हाइड्रोजन बना हुआ है, इसको घुमाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए इसको, मतलब बहुत कम एनर्जी से भी काम हो जाता है। अरे सही है कि नहीं? यस और नो कुछ बोलो, हाँ या ना। अब तो आगे समझाऊं, हाल 2 मिनट में
बोर हो जाते हैं कि हाँ भाई हम बोर हो रहे हैं कि पता नहीं कितनी इजी चीज बता रहे हैं। इस बॉन्ड को घुमाने के लिए देखो, ये बॉन्ड मैं अपने हाथ से घुमा रहा हूँ, लेकिन रूम टेम्परेचर भी अपने आप घूम रहा है, इस तरीके से ही घूमने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसके कन्फॉर्मर्स मिलते हैं। देखो एक बात समझना, एक बात मैं बता रहा हूँ, इथेन का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना, मॉलिक्यूल मुझे देखने दो, इथेन का मॉलिक्यूल मैं बना के देता हूँ। मॉलिक्यूल चलो यही देख लेते हैं, एक सेकंड अपना बॉक्स उठा लो, ये रहा। इथेन का मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूँ इसी पे। अगर इथेन का मॉलिक्यूल थोड़ा सा जज हो जाता है तो थोड़ा सा फायदा रहता है अपने को। भाई अगर सारे लोग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये तुम्हारे सामने है इथेन का मॉलिक्यूल। क्या ये तुम्हें इथेन का मॉलिक्यूल दिख रहा है? वीडियो पे चेक करके देखो, क्या तुम लोगों को इथेन का मॉलिक्यूल दिख रहा है? क्लियरली विजिबल है कि नहीं? देख लो, है ना वेदांत? वेरी गुड। ये इथेन का मॉलिक्यूल ही ड्रॉ करना है, पता है तुम्हें? ये इथेन का मॉलिक्यूल ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे ड्रॉ करना है ये देखना। इस इथेन के मॉलिक्यूल को देखो, ये बीच वाला बॉन्ड है ना, बीच वाला बॉन्ड, ये बीच वाला बॉन्ड, ये ऐसे घूम सकता है, ये देखो घूम रहा है, पता है? ये रोटेशन है। मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, ये करके ऐसे सामने कर दिया मैंने, ये सामने ले आया, और ये वाला रोटेशन है, ये रोटेशन है, ये सामने से ये बॉन्ड अपने आप घूमना चाह रहा है। तो तुम ये देखो कि मैं थोड़ा सा भी घुमाऊंगा, एक एंगल पर घुमाऊंगा, तो ये एक नया कन्फॉर्मर मिल गया। देखो एक पॉसिबल ओरिएंटेशन चेंज हो गया कि नहीं? तुमको देखो चेंज हो गया कि नहीं? थोड़ा सा फिर घुमाऊंगा, हल्का सा फिर घुमाऊंगा, फिर एक पॉसिबल ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये कितने बनेंगे ऐसे? कितने बन जाएंगे? कितने बन सकते हैं ऐसे? इनफाइनाइट, ऑब्वियस ही बात है। क्यों? क्योंकि एंगल में अरे भाई 3 क्यों बनेंगे? इनफाइनाइट बन जाएंगे। क्यों? एंगल में तो कितना भी घुमा सकते हो, हल्का सा घुमाओगे एक पॉसिबल ओरिएंटेशन अलग हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, हम दो फिक्स करके क्या करते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड को ले लेते हैं। एक स्टैंडर्ड क्या है? जब ग्रुप सामने सामने है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म को ले लेते हैं। बाकी हमें पता है कि इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड हमने फाइंड किए कि स्टैंडर्ड कहां से है। तो स्टैंडर्ड कैसे फाइंड किए कि भाई एक तो तब है जब ग्रुप सामने सामने है। ये देखो तुम्हें ग्रुप सामने सामने दिख रहे हैं, देखो ये कार्बन के हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है कि नहीं? सामने सामने बोलो। हाँ। और एक बार तब ले लो जब एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ये रहा, देखो मैंने थोड़ा सा घुमाया है, सिर्फ 60 डिग्री, और ये अपोजिट हो गया। देखो इस हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आ गया, इस हाइड्रोजन के अपोजिट में ये हाइड्रोजन आ गया, इस हाइड्रोजन के पीछे की तरफ हाइड्रोजन आ गया। दिख रहा है? विजिबल है सब लोगों को? अपोजिट में दिख रहा है, आराम से देखो, अपोजिट में, ये ऊपर वाला ये इसके नीचे के अपोजिट में, ये वाला इसके अपोजिट में, ये वाला इसके अपोजिट में, है कि नहीं? ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ, तो इसी तरीके से अपोजिट के पार्ट हमें दिख गए इसको। अब चलिए बात करते हैं कि ये किस तरीके से और आने वाला है। आगे बात करते हैं इन्हीं ये कन्फॉर्मर्स ही बनाने। तो हमें देखो दो तरीके के कन्फॉर्मर्स बनाते हैं। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। यही चीज बनानी होती है हमें। इथेन के कन्फॉर्मर्स बनाता हूं। रोटेशन आप जिसके मतलब जिसके टुवर्ड बनाना चाहते हैं उसके अवार्ड ले सकते हैं, किसी के भी अवार्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रोजेक्शन और है बच्चा, दो प्रोजेक्शन और है यहाँ पे। दो प्रोजेक्शन का मतलब है दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन और है कार्बन को बनाने के। आपको याद है हमने दो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, कौन से? फ्लाइंग वेज और एक फिशर प्रोजेक्शन, पढ़ा था कि नहीं? फ्लाइंग वेज और फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा था। अब और पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे दिखते हैं। जैसे कि पहला होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके दो प्रोजेक्शन है, वो देख लीजिएगा। एक है आपके पास सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। देखो सॉहर्स प्रोजेक्शन वाला है घोड़े जैसा है। घोड़े जैसा मतलब कि आगे भी टांगे हैं, पीछे भी दो टांगे हैं, इस तरीके से रखते हैं। तो उस तरीके से रखते नहीं है कैसे? क्या कौन सा ग्रुप है आपके पास? इथेन का बना रहे हो तो इथेन क्या है आपके पास? CH3, और ये CH3 है। रोटेशन करा रहे हैं वो इसके बीच में करा रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच का रोटेशन करा रहा हूं मैं, ठीक है?
कार्बन और कार्बन के बीच का रोटेशन करा, तो 100 हॉर्स में कैसा बनता है वो दिखेगा, ये देखो ये रहा, ये आपका एक बनाया हमने ग्रुप इस तरीके से और ये, और एक ऊपर की तरफ बनाया है घोड़ा इस तरीके से, देखो ये रहे, समझ लो इसको, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो आराम से। यहां से तुम्हारी आंखें देख रही हैं टिमटिमाती हुई, देखिए ये रही हमारी आंखें और उन पर पलके, ये मेरी आंखें देख रही हैं इस कार्बन को ऐसे घूर के देख रही हैं, जो कि कार्बन है फ्रंट, जो आगे की तरफ है वो फ्रंट और जो पीछे की तरफ है वो बैक। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ये है फ्रंट और ये मैं बोल देता हूँ इसके पीछे बैक। बोलो, एक कार्बन फ्रंट पर और एक कार्बन बैक पर लेना है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? जल्दी से पहले यार ये बताओ यस और नो, ठीक है ना? हाँ चारों को आगे, सॉरी, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए इस बेचारे कार्बन के पास क्या क्या लगे हुए हैं, क्या क्या ग्रुप लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं कि नहीं? 3, यानी कि एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, यही बनाऊंगा यार, ऐसा कुछ अलग नहीं बना रहा हूँ। यहाँ से उठा के ये ग्रुप को उठा के यहाँ बना रहा हूँ, ये फ्रंट है एक बैक है, मतलब मेरी आंखों के नजर के सामने फ्रंट ये है बैक है, ये देख लो ना, ये रहा। तुम्हारी तरफ मेरी तरफ देखूंगा तो मेरी तरफ एक फ्रंट दिखेगा एक बैक दिखेगा, तुम्हारी तरफ ये फ्रंट दिखेगा ये पीछे वाला बैक दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि नहीं? कुछ तो मानेंगे ना। यही घोड़े वाला रिप्रेजेंटेशन तो लिख रहा हूँ, यही घोड़े वाला रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, ये घोड़े वाला, नीचे की तरफ ग्रुप और ऊपर की तरफ दो ऐसे ऐसे घूमते हुए। हाँ तो ऊपर भी इसके पास भी क्या है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरीके से हाइड्रोजन बना सकता है कि नहीं? सब लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सही है? अरे सही है कि नहीं यार, बताओ यार, इतना टाइम लगा रहे हो, है कि नहीं? हाँ तो यहाँ पर एक चीज बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रल एंगल। यहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, थीटा है वो 0 है, डिहाइड्रल एंगल बता दूंगा कि डिहाइड्रल एंगल का मतलब है इसके हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है, इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है, ठीक है कि नहीं? इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है, यानी कि अगर मैं सामने से देखूंगा ना तो ढका हुआ लगेगा, तो ढका हुआ लगेगा, दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन। पहले ये बताओ ये क्लियर है? इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन, ये इथेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसको हम इक्लिप्स्ड बोलते हैं। अरे रोटेशन रोटेशन तो तू बाद में देखियो, पहले ये देख सामने सामने ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं, सब पता चल जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखो, संयम रखो, पेशेंस रखो, जो रखना चाहो वो रख सकते हो, है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने 60 डिग्री एंगल पर किसी को घुमा दिया, 60 डिग्री एंगल पर घुमा के क्या, इसको घुमा लो, मतलब कहीं से भी रख के, आपका जो मन करे, जिस कार्बन से मन करे वो घुमा सकते हो। आपका मन कर रहा है इसको घुमाने का, मेरा मन कर रहा है, तुमको मन कर रहा है इसको घुमाने का, तुम इसको 60 डिग्री घुमा देना, इसको मन कर रहा है इसको घुमा देना 60 डिग्री, इसको मन कर रहा है इसको घुमा, किसी को भी घुमा देना, एक ही को घुमा देना, एटलीस्ट दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले कार्बन को घुमाया 60 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिखा है मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी 60 डिग्री। तो देखो अब क्या होगा, फ्रंट कार्बन जैसा था, फ्रंट कार्बन तो वैसे ही का वैसे ही है, उसके पैर तो सीधे ही हैं, पीछे वाला ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊंचा बना देंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि दिखे, फिर थोड़ा ऊपर, तो ऊपर वाले ग्रुप में क्या होगा, ऊपर वाले ग्रुप में कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो ये ऐसा हो गया, बोलो हो गया कि नहीं? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन पहले से थे, ये फ्रंट कार्बन है आपका, बैक वाले कार्बन का क्या किया है आपने, 60 डिग्री घुमा दिया है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया कि नहीं? बोलो भाई, अरे आया कि नहीं? हाँ तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया, मतलब दो ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप या दो एटम्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अरे है कि नहीं? इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में, या जो भी कहो, इस हाइड्रोजन में या इस हाइड्रोजन में, किसी में भी कहो, एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं? हाँ 60 डिग्री हो गया, तो दैट इज कॉल्ड, देखो ये इक्लिप्स फॉर्म कही जाती है, या फिर स्टैगर्ड भी कही जाती है, एंटी भी कही जाती है, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्लिप्स है तो ये एंटी फॉर्म है, वैसे स्टैगर्ड बोलते हैं तो स्टैगर्ड लिखा, स्टैगर्ड फॉर्म या फिर एंटी फॉर्म ऑफ इथेन। बचवा समझ में आया कि नहीं? देख लो छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि और अच्छे से विजुअलाइज हो, समझ में आया कि नहीं? सही है?
ये रोल नंबर से कौन आया भाई 10P22, जल्दी बताओ फटाफट से, रोल नंबर से कौन है, भगा दूंगा वरना नाम मिला के, बिना नाम से। सही है कि नहीं? प्रोजेक्शन समझ में आ गया? अच्छा दीपन सर, प्रोजेक्शन समझ में आ गया कि नहीं, कि किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है? इसी तरीके से ड्रॉ करना होता है। पहला प्रोजेक्शन हो गया तुम्हारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। दूसरा देखो, दूसरा है तुम्हारा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। मैं आगे करूँ इसी को, अभी इथेन के ही बना रहा हूँ बेटा, ध्यान रखें, इथेन के ही बना रहा हूँ, हर काम इथेन पे ही कर रहा हूँ अभी मैं। आगे बढ़ू, नोट कर लिया, नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। दूसरा प्रोजेक्शन किसका है? दूसरा प्रोजेक्शन है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। सेकंड लिखिए न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अगर एक बार ढंग से चल गए ना तो काम सही चलता है। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, ये जो ऊपर दे रखा था ना ये हाथी घोड़े, इसको चिपका दीजिए एक तरीके से, इसको दबा दीजिए, एकदम दीवार की तरफ दबा दीजिए। कैसा होगा वो? ऐसा दिखेगा, कुछ गोला हो जाएगा, इसमें सर्कल रहता है ऐसे करके, एक सर्कल रहता है ऐसे, और एक ये डॉट रहता है, ठीक है। ये इस पे 3 बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए हैं, कार्बन है, ये डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रंट कार्बन। कुछ नहीं है, ये डॉट दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रंट कार्बन। और ये सर्कल दिख रहा है ना, ये भी तुम्हारा कार्बन ही है, दैट इज कॉल्ड बैक कार्बन। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस गोले पे तुम्हें थीटा बहुत आराम से दिख जाएगा, इस गोले में थीटा बहुत आराम, बता रहा हूँ। इसकी 3 वैलेंसीज कुछ इस तरीके की, तीनों वैलेंसीज ऐसे बना दो, ऐसे करके, मतलब बनती है ऐसे ही, ऐसे करके दिखा दो। फ्रंट वाले से देखो, मैंने दिखा रहा हूँ, फ्रंट वाले से जोड़ा है मैंने, यहाँ से 3 बॉन्ड अलग, 3 बॉन्ड दिखाए हैं। और गोले वाले बैक कार्बन से भी मैंने 3 बॉन्ड जोड़े हैं, प्रॉपर 3 बॉन्ड दिखाए हैं। देखो, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, जैसे बॉन्ड हो वैसे बना दीजिए, ठीक है कि नहीं? पहले बताओ फ्रंट और बैक समझ में आ गया? ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन का तरीका है। पहले ये तो तरीका समझ में आया, कुछ दिमाग में आया, तरीका दिमाग में घुस जाएगा कुछ। हाँ, अब मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इन तरीके पे बना लेता हूँ। जैसे देखो मैंने ये बनाया था, कौन सा है ये? इक्लिप्स फॉर्म है, तो मैं इसकी इक्लिप्स फॉर्म बना दूं। तो देखिए आप इसकी इक्लिप्स फॉर्म देखिए कैसे बनेगी। इक्लिप्स फॉर्म कैसे बनेगी देखना बच्चे, ये आपका सर्कल, यहाँ पर आपका डॉट, 3 इस तरीके से लगे हुए हैं, कैसे भी बनाइए। इन 3 फ्रंट कार्बन पे क्या था आपका, देख लो यहाँ पे CH3 फिर लिख रहा हूँ, ये CH3, यहाँ पर CH3, ये फ्रंट है और ये बैक है, और इसके बाद रोटेशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन 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 लगाया। इक्लिप्स फॉर्म बनानी है तो जस्ट इसके पीछे होगा, तो बॉन्ड क्या होगा, जस्ट इसके बगल में बना दीजिए, जो कि पीछे की तरफ दिखेगा, ऐसे जस्ट बगल में, मतलब पीछे ही है वो। अब एग्जैक्टली पीछे बनाओगे तो दिखेगा नहीं ना, एग्जैक्टली पीछे बनाओगे तो हाँ बिल्कुल सुपर इम्पोज कर जाएगा, तभी तो ये इक्लिप्स है। इसमें एंगल बहुत प्यार से दिखता है। एंगल क्या होता है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। थीटा कितना है? 0 डिग्री। कौन सी फॉर्म है ये? इक्लिप्स फॉर्म है। सही है कि नहीं? इक्लिप्स में हमेशा 0 होगा, बिल्कुल, क्योंकि इक्लिप्स का मतलब है भैया चंद्र ग्रहण लग चुका है उसको। ग्रहण का मतलब होता है कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है, तो बॉन्ड एंगल 0। मैं बताऊंगा 0 क्या है, थीटा क्या है। थीटा, मेरी बात सुनना, थीटा एक एंगल होता है जो 2 ग्रुप के बीच में होता है, और वो ग्रुप कौन से होने चाहिए? एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए। एंगल बिटवीन 2 ग्रुप या 2 स्पेसिफाइड ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, यानी कि ये कार्बन तुम्हारा फ्रंट है और ये कार्बन तुम्हारा बैक है, तो इस फ्रंट और बैक कार्बन पे कोई 2 स्पेसिफाइड एटम लीजिए और उन दोनों के बीच में एंगल चेक करिए, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रल एंगल, थीटा। डिहाइड्रल एंगल कहा जाता है ये, डिहाइड्रल एंगल या फिर डिहाइड्रल एंगल, थीटा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? थीटा 0 आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? अभी इसी को मैं क्या करूंगा, देखो अब तुम जो कहोगे वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सेबल है, कोई रिवर्सेबल का दिक्कत ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री एंगल पर घुमाना चाहता हूँ। बताइए आप किस कार्बन को घुमाएं, फ्रंट या बैक? आप बोलिए किसको घुमाएं, फ्रंट या बैक? दीप कह रहा है फ्रंट, आशिक कह रहा है बैक वाले को। तुम अपनी मर्जी अपने ऊपर चला सकते हो, सब बहुत सारे लोग बैक का कह रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रंट वाले ज्यादा हो गए, बैक वाले ज्यादा हो गए, है ऐसा नहीं चलेगा। मैं एक पे बनाऊंगा, सिर्फ एक ही पे बनाऊंगा, फ्रंट कार्बन से बना रहा हूँ।
तुम अपने आप बना लो कौन सा घुमाना है, जो भी बनाओगे सब बात एक ही है। देखा, एक आया कॉमन करके कि सर किसी पे भी बनाओ बात एक ही है। फ्रंट पे बनाएंगे वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो फ्रंट पे बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे बना? फ्रंट वाला घूमेगा तो फ्रंट वाले पे डॉट देखो, डॉट किस तरीके से 60 डिग्री एंगल पर घुमा दिया मैंने। किसी को दिक्कत है तो यहाँ देखो, ये 60 डिग्री एंगल पर घूम गया भैया, यहाँ से ये 60 डिग्री, तो ये भी घूम के इधर आएगा 60 डिग्री, ये भी घूम के इधर नीचे चला जाएगा 60 डिग्री। तो कर लो, ऐसे बॉन्ड हो गए, है कि नहीं? तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, बैक वाला कार्बन वैसा का वैसा ही है, तो ये ऐसे करके बनाओ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, देख लो दो स्पेसिफाइड ग्रुप के बीच में एंगल थीटा 60 डिग्री होगा भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से दिख जाता है हमें एंगल, यहाँ बहुत आसानी से हमें एंगल दिख जाता है। क्लॉकवाइज में हमने घुमाया है तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, आसानी से दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात एक ही है यार, सेम ही बनता, सेम ही डायग्राम बनता, सेम डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम डायग्राम बनता। अभी बोल रहा हूँ, ये रटना नहीं होता है, ये सिर्फ समझना है, सब कैसे बना रहे हैं वो समझो, कैसे बना रहा हूँ मैं। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर रहा हूँ, अब मैं खुद बोल रहा हूँ तुमसे, देखना तुम क्या करो, 60, तुम आप सोचो 60 डिग्री घुमाया, यहाँ आ गया, फिर और घुमाओ, और घुमा दो पीछे वाले को, क्या करो 120 डिग्री घुमा दो, फिर से क्या आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी 120 पे, बोलो। फिर मैं कहूँ 180 डिग्री घुमा दो, तो फिर से ये आ जाएगी, फिर 240 घुमा दो, फिर से ये आ जाएगी, फिर 300 घुमा दो, फिर से ये आ जाएगी, फिर कितना करो 360 घुमा दो, अभी तो वो तो घूमता रहेगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन घूमता ही रहेगा, वो तो क्या ही है, वो तो रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही इंटर कन्वर्टेबल हो रहा है। तो ये कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म, जल्दी जल्दी लिखो, ये कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये स्टेबल होती है, ये मोस्ट स्टेबल है, ये स्टेबल ज्यादा है। इन दोनों में से कौन सी स्टेबल है, ये है। मैंने तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनाया भाई, दो ही स्ट्रक्चर बनाए हैं। हाउ कैन आई शो मी थर्ड 3D, अच्छा 3D स्ट्रक्चर कह रहा है, मतलब तीसरा स्ट्रक्चर ये रहा भाई 3D स्ट्रक्चर, ये रहा 3D स्ट्रक्चर, ये ऐसे ऐसे करके घुमा ले, ये 60 डिग्री, फिर ये होकर के, फिर 60 डिग्री, फिर ये होकर के 60 डिग्री, फिर ये होकर के, अपने आप बनाना सामने 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। स्टेबल, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है एंटी से, मतलब स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है इक्लिप्स्ड से, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। रीजन अभी सब लिखेंगे, टेंशन ना ले। इक्लिप्स्ड, पहले इतना नोट कर ले बेटा, पहले मेरे को इतना बता, क्या ये फॉर्म तुम्हें समझ में आया कि नहीं, ये कैसे बना सकते हैं हम, ये समझ में आया कि नहीं, है ना? पहले हमें एक, हमने क्या किया, हमने जिसके तुमने, मैंने कहा था कि इसके बीच में मैंने रोटेशन करके दिया है, कोई और रोटेशन करके देता वैसे लगा दी मैंने, वैलेंसीज लगाई, फिर आपने क्या किया, आपने घुमा घुमा के हर एक स्पेसिफाइड एंगल पे चेक किया, स्पेसिफाइड एंगल पे क्या हुआ 60 डिग्री, स्पेसिफाइड एंगल पे क्या हुआ 120, फिर स्पेसिफाइड पे क्या हुआ 180 डिग्री, इस तरीके से हमने चेक कर लिया, दोनों के बीच का एंगल चेक कर लिया, तो ये हमारे पास ग्रुप्स के तरीके से बन के आ गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर मैं इसके देखो ये बना लिया बेटा, मेरे को छोटा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, देख लो ढंग से, ये दोनों मैंने दोनों सेम ही बनाए, देख लो ये जो ग्रुप है ना, ये वाला गड़बड़ हो गई, ये वाला जो है, यही चीज मैंने यहाँ ड्रॉ की है, दोनों में ये सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, और ये वाली चीज और ये वाली चीज भी सेम है, कुछ नहीं किया है, इसको मैंने बस चिपका दिया ऐसे करके, तो पीछे वाला फैल के बैठ गया, ऐसे करके चिपका दिया दीवार से, तो पीछे वाला फैल के बैठ गया एकदम, सही है ना? तो इसी तरीके से प्रोजेक्शन है। अभी प्रोजेक्शन खत्म नहीं हुआ, आगे सुनते चलो कि प्रोजेक्शन में चीजें क्या क्या है। मान के चलो ये तुमने ग्राफ तो बना लिया, तुम्हारी कॉपी में है, मतलब ये डायग्राम बना लिया। एक बात बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं थीटा के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं थीटा के बीच में, थीटा तो मैं बता ही दिया मैंने, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म थी, स्टेबल कौन सी फॉर्म थी दो में से, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ये बताओ, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जब थीटा 0 होगा तो किसकी पोटेंशियल 0 होगा, तो कौन सी फॉर्म होगी, इक्लिप्स, और किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इक्लिप्स। अब मेरी बात समझना, सुनना, थीटा क्या है 0, थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, थीटा क्या हो गया 120, थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, थीटा क्या हो गया 240, थीटा क्या हो गया 300,
थीटा क्या हो गया 360। एक्चुअली हमें 360 तक देखना होता है, पूरा पूरा काम देखना पड़ता है 360 तक में, कि 360 तक में क्या हो रहा है। ठीक है। कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ऊपर वाला कौन सा होगा? इक्लिप्स। नीचे वाला कौन सा होगा? जिसकी लोअर एनर्जी होगी वो कौन सा होगा? स्टैगर्ड होगा। लीनियरली डिक्रीज नहीं करेगा बेटा, लीनियरली डिक्रीज नहीं, यही तो बता रहा हूँ। इक्लिप्स है तो ये कौन सी होगी? स्टैगर्ड है। 0 डिग्री पे कौन सी फॉर्म थी? इक्लिप्स थी। तो 60 डिग्री पर कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारे पास? स्टैगर्ड हो जाएगी। तो 120 पे फिर से कौन सी हो जाएगी? इक्लिप्स हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? किसी को दिक्कत हो तो बना लेना वो अपने आप। देखो ऐसे करके ग्राफ जाएगा, साइनोसोडल ग्राफ बनता है इसका। ऐसे ग्राफ बनता है। पहले ग्राफ बना लेना, पहले ग्राफ बना लेना, उसके बाद एंगल लिख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? थीटा 180 डिग्री। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? 240। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? 300। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360। इसमें किसी को बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। हाँ, दोनों प्रोजेक्शन एक ही चीज पर है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, दोनों प्रोजेक्शन सेम है। दोनों प्रोजेक्शन पे कोई भी बनाओ, दोनों प्रोजेक्शन में कौन सी होगी? स्टैगर्ड फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगी। दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, ये बताना चाह रहा हूँ, दोनों चीज सेम है। ये इक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है। इन दोनों के जो बीच की एनर्जी है ना, ये रोटेशन की वजह से आई है, रोटेशन की वजह से आई है, रोटेशन की वजह से। दैट इज कॉल्ड रोटेशनल बैरियर एनर्जी। रोटेशनल बैरियर एनर्जी, एक बैरियर है रोटेशन करने के लिए, वो एनर्जी है ये होती है राउंड ऑफ 3 से 4 किलो कैलोरी, जो मैंने बताई स्टार्टिंग में। सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को घुमाने के लिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी 3 से 4 किलो। और रूम टेम्परेचर पे इस टाइम पे बहुत है, लोग के लोग टपक जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इथेन गैस होती है वैसे भी, इथेन गैस होती है। तो लोग के लोग टपक जा रहे हैं, ये क्या ही है? किसकी इतनी मूल्य है कि नहीं? देख लो यार, ये पूरा देख लो, पूरा समझ लो, पूरा यानी निहार लो एकदम, जिस तरीके से करना चाहते हो जो भी है, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो आप मुझे थोड़ा सा अब एक चीज बताएंगे, इथेन के कितने कन्फॉर्मर्स बने? इथेन के कितने कन्फॉर्मर्स बने? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। किसी ने दो 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 स्टैंडर्ड बताया, किसी ने 4 बताया, और एक ने इनफाइनाइट बताया। देखिए मैं बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स इथेन के इनफाइनाइट होंगे, ये बात तो क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स इथेन के इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। दीप बंसल 3 बता रहा है। देखो मैं एक और चीज बता दूं, कन्फॉर्मर्स होते हैं मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, number of minima, total number of conformers in one rotation, total number of conformers, आपसे यही पूछेगा, conformers in one rotation क्या होगा? that is the number of minimas, number of minima, कितने number of minima मिले हमें? 360 डिग्री एंगल घुमाने में कितने मिनिमा मिले हमें? 3। देखो ना, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स कितने होंगे हमारे पास? 3 होंगे। 2 मत बोल देना यार, यही बताना चाह रहा हूँ। 2 तो उसके सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल है, कन्फॉर्मर टोटल 3 बन जाएंगे। कैसे? कि उसके इथेन 360 डिग्री एंगल घुमाने में टोटल कितने बन जाएंगे? 3 मिनिमम। इथेन और उसका एक दो फॉर्म है, बता रहा हूँ तुम्हें, स्टैगर्ड और एंटी, उसकी 2 फॉर्म है। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। कितने आपके मिनिमा मिले हैं आपको? तो मिनिमा कितने मिले हैं आपको? 3 मिनिमा मिले हैं पूरे। बेटा सुन मेरी बात, मैं बता रहा हूँ नंबर कैसे, नंबर काउंटिंग मत देख। 3 आइडेंटिकल होंगे वो ठीक है, मैंने 2 फॉर्म बनाई है, ये ऊपर दोनों फॉर्म बनाई है। ये इसकी इक्लिप्स फॉर्म है, ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। वो काउंटिंग करवाएगा तो काउंटिंग में ये आता है,
वो पूछे कि एक रोटेशन में टोटल नंबर ऑफ मिनिमास कितने आएंगे, तो 3 आएंगे, ये भी देख लो। वो सारे आइडेंटिकल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे आइडेंटिकल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग क्योंकि हाइड्रोजन अलग अलग है, हर हाइड्रोजन अलग अलग है, मेरे को हाइड्रोजन से काउंट नहीं, हाइड्रोजन से काउंट कर रहा है। वो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल दिख रहा है, वो बात अलग है। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह तुमको लटका दूंगा और किसी और को लटका दूंगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि कितने स्टैगर्ड होंगे कितने एंटी होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा जो होगा वो आंसर हो, बस इतना बोलना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने सिर्फ इथेन का बनाया है, मैं सिर्फ बनाना बता सकता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन करा सकता हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसमें, ऐसा नहीं इथेन की पूछेगा, वो किसी का भी पूछ सकता है, मैं भी पूछूंगा, देखना किसी का भी। कैसे इथेन का बनाना सीख गए कि नहीं, ये बताओ, इथेन का बना दोगे कि नहीं, समझ में आएगा कि नहीं। ब्यूटेन में भी मिनिमा होंगे, बिल्कुल हाँ, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिनिमास, टोटल नंबर ऑफ मिनिमास देखिए, थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज है यार, बाकी थोड़ी ना रट लेगा सारा कुछ, सब कुछ रट थोड़ी लेगा, क्वेश्चंस कराऊंगा ना इस पे भी, देख क्लियर हो गया। वैसे तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स होते हैं भाई, इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, अदरवाइज तो मैं लिख सकता हूँ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मिनिमा जो मिलेंगे वन रोटेशन में वो इस तरीके से काउंट कर रहे हैं, मिनिमा काउंट करके अलग से बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, देखो अब मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा डिहाइड्रल एंगल, सारी डेफिनेशन लिखो फटाफट फटाफट, डेफिनेशन लिखो अब तो। डिहाइड्रल एंगल मतलब थीटा। डिहाइड्रल एंगल क्या है आपके पास, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप या एटम्स which are connected which are attached लिखो, which are attached to the adjacent carbon। सही है कि नहीं, एंगल बिटवीन दो स्पेसिफाइड ग्रुप के बीच में जो कि एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रल एंगल। अरे समझ में आया कि नहीं, सही है ना। और इजीली किस पे ऑब्जर्व कर सकते हो, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन पे, दिस कैन बी इजीली ऑब्जर्व ऑन न्यूमेन्स प्रोजेक्शन, दिस कैन बी easily observed on Newman's projection। भैया तुम नोट्स अच्छे नहीं बनाते, इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें लिखनी मुझे खुद पड़ रही है, वरना तो खुद से लिखने वाली बात है, जो मैं लिखता हूँ वो उतना तो तुम पूरा लिखते नहीं हो, तो इसी वजह से क्या क्या नहीं क्या करना पड़ रहा है यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, डिहाइड्रल एंगल समझ में आ गया। अबे डिहाइड्रल एंगल समझ में आ गया कि नहीं, डिहाइड्रल एंगल समझ में आ गया कि नहीं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट लिख लो रोटेशनल बैरियर एनर्जी डेफिनेशन में, रोटेशनल बैरियर एनर्जी ये क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन energy difference between more stable conformer to least stable conformer। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उससे और सबसे कम स्टेबल होगा उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल बैरियर एनर्जी। कभी कभी ये भी देख लेता है कि कभी कितनी एनर्जी है, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, टापे नोट जल्दी से, नोट लिखा है, चलिए नोट लिखते हैं, बड़ा सा नोट, एक बड़ा सा नोट लिख लेते हैं जल्दी से। नोट में क्या है भाई, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो जनरली staggered is more stable than eclipsed।
फिर बोलोगे सर हर चीज तो जनरली लिखवा देते हो यार, ये कैसी बात है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे लिखो, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, पॉइंट लिखे, staggered is more stable than eclipsed form. eclipsed form, इसके रीजन है ड्यू टू दो रीजंस। एक पहला होता है दैट इज कॉल्ड स्टीयरिक स्ट्रेन, और दूसरा होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। पहले बताओ क्या स्ट्रेन सुना है कि नहीं? अबे स्ट्रेन तो सुना होगा। क्या स्ट्रेस होती है कि नहीं तुम्हें? अगर तुम्हें स्ट्रेस नहीं होती है तो तुम्हें स्ट्रेन क्या ही सुनोगे, तुम घंटा सुनोगे। स्ट्रेस तो होती होगी यार। ऐसा जीवन में कोई इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, जिसके जीवन में स्ट्रेस नहीं है। दुख उमड़ के आ रहा है, लोग लिख रहे हैं बहुत है, बहुत ज्यादा है यहाँ। यार तो दुख है। देखो इसका स्ट्रेस प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेस से ही स्ट्रेन आता है, और तुमने, मेरे को लगता है कि फिजिक्स में 11th में पढ़ाया गया होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया है ना? हाँ, पूछने के लिए क्या है यार। मैं तो सिर्फ दर्द कुरेदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं दर्द कुरेदूंगा तुम तो रोने लग जाओगे, इसीलिए। हाँ, पढ़ाया तो था, तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब है किसी पे प्रेशर डालना, स्ट्रेन आ रहा। जैसे मैं बताऊं, एंगल का स्ट्रेन था, याद है? अरे मैंने बताया था ना, एंगल का स्ट्रेन है। एंगल का स्ट्रेन है मतलब कि वो चाहता तो नहीं है, तुमने जबरदस्ती खींचा है कि नहीं? वो चाहता तो नहीं है, नहीं। हिंड्रेंस एक ही बात नहीं, स्टीयरिक अलग चीज है, स्ट्रेन अलग। मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, स्टीयरिक की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंड्रेंस स्टीयरिक को बोलते हैं, स्टीयरिक क्राउडिंग या स्टीयरिक हिंड्रेंस एक ही बात है। स्ट्रेन एक तरीके से क्या है कि एक तरीके से अलग से प्रेशर, मतलब एक तरीके से और प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है? तो कौन से टाइप के प्रेशर है उस पर? एक तो स्टीयरिक स्ट्रेन है, एक टॉर्शनल स्ट्रेन है। इसकी वजह से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई है? स्टैगर्ड ज्यादा हो, ठीक है कि नहीं? स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है। कैसे आया तो मैं बता देता हूँ, दोनों के लिए लिख रहा हूँ। देखो मैं डायग्राम बना के भी बता सकता हूँ, जैसे कि ये दे रखा है डायग्राम बनाया हमने, दोनों ग्रुप सामने सामने थे। ये कौन सी थी? इक्लिप्स फॉर्म थी कि नहीं? यहाँ तो तुम्हें हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो। टॉर्शनल स्टीयरिक का मतलब होता है स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से, मतलब कि इन दोनों ग्रुप में रिपल्शन होने लग जाए। स्टीयरिक स्ट्रेन होता है ड्यू टू ग्रुप्स। दोनों ग्रुप में कैसा होगा? वॉन्डरवॉल रिपल्शन होने लग जाएगा। तो उन ग्रुप की वजह से उसमें क्या हुआ? रिपल्शन हो रहा है, तो स्टेबिलिटी कम है इक्लिप्स्ड में। टॉर्शनल क्या होता है? टॉर्शनल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन, एक तरीके से इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन भी बोल सकता हूं मैं। तो वो कैसा होता है कि भैया इसके जो हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन बनाया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, और ये भी दोनों सामने सामने क्रॉस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ रिपल्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये भी बोल सकता हूँ मैं। तो ये दोनों टाइप के रिपल्शन है, तो दोनों को लिख लीजिए फटाफट से। पहला लिखिएगा स्टीयरिक स्ट्रेन, फटाफट से पहला लिखिए। यार सिंपल डेफिनेशन है, वो भी नाम से ही नहीं पता चल जाती है। स्टीयरिक स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? इट अराइजेस ड्यू टू वॉन डेर वाल रिपल्शन ड्यू टू वॉन डेर वाल रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स which is maximum in eclipsed form and minimum in staggered form. हाँ बेटा, ये नोट के अंदर ही लिखना, ये नोट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ।
दोनों काम नोट के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखिएगा टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन bond pair of electrons, which is maximum in eclipsed, still which is maximum in eclipsed and minimum in zero ही मान लेते हैं, minimum क्या, zero, almost zero, in staggered form। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? क्लियर हो गई बेटा? देखा, एक आया कौन सा रिपल्शन, दोनों ही रिपल्शन अपना काम करते हैं, दोनों ही रिपल्शन में ऐसा नहीं है कौन सा ज्यादा हुआ कौन सा कम। ज्यादातर में वॉन्डरवॉल रिपल्शन को हम डोमिनेट करते हैं, वॉन्डरवॉल रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, वॉन्डरवॉल रिपल्शन डोमिनेट करता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि ग्रुप के बीच में अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी ना, वो ज्यादा दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी दूर दूर है, ग्रुप के बीच में अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो वो रह नहीं पाएंगे, और रह नहीं पाएंगे तो चैन से जीने नहीं देंगे, जैसे तुम लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हो, वैसा है कि नहीं? ये दोनों स्ट्रेन है। थ्योरी को एक और बार देख लो, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट होने वाली है, क्वेश्चन ही कराऊंगा सीधा सीधा। तो देख लो यार, इथेन का देख लो तुम, क्योंकि अब तुम्हें ब्यूटेन का बनाना है खुद से। इथेन का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है भैया, इथेन स्टैंडर्ड है। दूसरा आएगा कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, कॉपी में अपने आराम से देख लो, नेक्स्ट लिखो कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। इसको आगे वाले पेज पे बना दूं? हाँ, आगे वाले पेज पे बना देता हूँ। भाई आप बना के देंगे अभी, अपन कुछ नहीं बनाने वाले, ब्यूटेन का कन्फॉर्मर बनाने हैं। अरे लग रहा है किसी को कुछ दिक्कत है तो जा सकता है वो, है क्लास थोड़ी, जब तक मेरे को लग रहा है कि पढ़ाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा। हेलो, ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स बनाने हैं तो ब्यूटेन के कन्फॉर्मर बनाना चालू करो। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ थोड़ी देर में फ्री होता हूँ ना, बाय। ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स बनाने हैं तो पहले मेरे को कन्फॉर्मर्स ब्यूटेन के बनाने दो, चलो आगे करते हैं। हाँ भाई, ब्यूटेन क्या होता है? CH3, CH3, सॉरी 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 सॉरी, CH3 नहीं भाई, CH2, CH2, CH3। देखिए भैया, हम बता रहे हैं आपको कि किसके अबाउट बनाना है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि किसके अबाउट बनाना है। 4 टाइप की नहीं बनेंगे, 5 टाइप की नहीं बनेंगे, कुछ मत बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम कन्फॉर्मर किसी भी टाइप के बना सकते हो, डोंट वरी, किसी भी टाइप के बना सकते हो, अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4। मैं बोल रहा हूँ C1 एंड C2 के अबाउट कन्फॉर्मर बनाना है। आप मुझे सोच के बताओ कि कितने, मतलब C1 और C2 के बीच में बनाऊंगा तो कैसे टाइप के कन्फॉर्मर है, कितने बन जाएंगे? ये भगवान, मतलब कितने टाइप, कैसे कितने बन जाएंगे, सोचो कितनी फॉर्म बन जाएंगी अलग अलग, आप बस इतना बताओ। C1 और C2 के अबाउट बनाऊंगा तो कितनी फॉर्म बन जाएंगी? C1 और C2 का मतलब है कि अगर मैं इसके अबाउट बनाता हूं तो कितनी फॉर्म बन जाएंगी। अब वही बताओ कितनी, मैं यही पूछना चाहता हूँ कितनी फॉर्म, मैं कन्फॉर्मर कभी नहीं पूछता हूँ, इनफाइनाइट होते हैं कन्फॉर्मर, कितनी फॉर्म बन जाएंगी? मेरा कह रही है 4, पहले कह रही थी 2, आंसर चेंज हो गया। 2 लोगों के आंसर सही आए हैं, बाकी सब लोगों के आंसर गलत आए हैं। कितनी फॉर्म बन जाएंगी अभी बोल रहा हूँ, C1 और C2 के अबाउट बनाऊंगा तो कितनी फॉर्म बन जाएंगी? वेदांत का आंसर सही आ गया, हर्षित आंसर गलत है ये भी। इतना कौन पूछना चाहता है, क्वेश्चन को ढंग से सुन नहीं रहा है, रटा हुआ बता रहा हूँ मुझे।
अगर मैं C1 और C2 के अबाउट बनाऊंगा तो कितनी बन जाएगी? अबे बना के चेक करो, C1 और C2 के अबाउट बनाओगे ना तो इथेन ही बनेगा, इथेन जैसा ही बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा। किया क्या है तुमने? एक हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया है? एक हाइड्रोजन को हटा के ET लगा दिया ग्रुप पे। पता है कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। छोटा सा डायग्राम बनाना है, उसमें भी तुम्हें पता नहीं क्या जान जा रही है। मैं फ्रंट कार्बन इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ बैक कार्बन, मेरे हिसाब से मैं इसको हिसाब से देख रहा हूँ, मैं देख लो अपने आप बोल रहा हूँ वैसे ही सोच लो। ये फ्रंट है और ये बैक है मेरे लिए। फ्रंट कार्बन पे क्या है? तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। बैक कार्बन पे क्या है मेरे लिए? मैं इस तरीके से बना के सोचता हूँ, बैक कार्बन पे एक पे ET है, दो जगह हाइड्रोजन है, ये है। देखना कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ET हाइड्रोजन के सामने होगा, या तो ET हाइड्रोजन के सामने होगा, या ET क्या होगा? इस बीच में होगा। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स कितनी बनेगी? नंबर ऑफ फॉर्म्स कितनी बनेगी यहाँ पे? 2 बनेंगी। कैसे बनेगी? सेम एज इथेन बनेगा, सेम एज इथेन। सेम एज इथेन बनेगा भाई साहब, ये सेम एज इथेन। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ET इज प्लेस्ड। सिर्फ हाइड्रोजन हटा के ET लगा दो, यही बनेगा। किसी को दिक्कत है इसमें तो बता दो यार, जल्दी से अपनी तकलीफ दूर करा लो, जल्दी से बोल दो किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत तो बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट का बटन दबा के जल्दी से बोल लो। जो भी खून की उल्टी करनी है यहीं पे कर लो, जल्दी से इसी पे ही कर लो, आगे मत करना कुछ भी। देख लो ऊपर 360 तक घुमाया है, 360 तक घूमते घूमते ना फिर से वही बन के आ जाओगे तुम। 360 तक घुमाया था ET में मैंने, तुमसे घुमाऊंगा भी 360 पे, ये देख लो। ये मैंने 60 पे यहाँ घुमाया, फिर घुमा के ये 60 पे इधर से इधर लेके आया, फिर इधर से ऐसे लेके गया, ऐसे करके मैंने 360 तक घुमाया है। वो तो सेम बन रहे थे, इसलिए मेरा मन नहीं था घुमाने का। अभी सेम नहीं बनेंगे ना तो तुम्हें घुमाने पड़ेंगे अलग अलग करके, सब बनाना पड़ेगा तुम्हें भी। सही है कि नहीं? तो C1 और C2 के अबाउट कितने बनेंगे? C1 और C2 के अबाउट कितने बनेंगे? C1 और C2 के अबाउट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जब ये कौन सी फॉर्म बनाई है? ये मैंने स्टैगर्ड बनाई है, इसकी स्टैगर्ड बनाई है। जब ET के सामने हाइड्रोजन होगा, ET के सामने हाइड्रोजन होगा तो वो कौन सी होगी? इक्लिप्स हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बस क्लियर है। हाँ, लेकिन अभी तो मैंने यही दिया है इसको। फिर अब मैं अगर C2 और C3 के अबाउट बनाऊं तो क्या क्या बनेगा? तुम C2 एंड C3 के अबाउट बनाओ, अब चलो बनाओ। कितनी फॉर्म बनती हुई दिखती है तुम्हें? बनाइए बनाइए भाई, C2 और C4 C3 के अबाउट बनाइए। C2 और C3 के अबाउट बनाइए, लिख रहे हैं हम तो यहीं पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3। ये हुआ तुम्हारा एक फ्रंट और ये हुआ तुम्हारा एक बैक कार्बन, इसके बगल में CH3 है और इस पर CH3 है, इनके ग्रुप लगे हुए हैं, वो लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले वो ग्रुप बनाओ, इक्लिप्स वाला फॉर्म बनाओ। इक्लिप्स वाला फॉर्म कैसे बनता है? पूरा सर्कल मारो, आप बनाते चलिएगा बेटा मेरे साथ, तभी काम चलेगा। पूरा सर्कल मारो, ये ऊपर से इस तरीके से बॉन्ड लगते हुए 3 लेके चलो, और पीछे की तरफ भी ले लो, इधर भी है इधर भी है, देखो इस पर मैंने लगाया, इधर भी है। इस फ्रंट वाले कार्बन पे मैंने लगाया है क्या? CH3। इस फ्रंट वाले कार्बन पे लगाया है मैंने CH3। फ्रंट वाले कार्बन पे CH3 लगा था ना मैंने, ऊपर की तरफ CH3 दिखा दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पीछे भी मैंने CH3 दिखा रहा हूँ। अरे हट जा यार, 2 मिनट के लिए हट जा। अरे पीछे भी बैक वाले कार्बन पे भी CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखना आधे लोग तो यहीं बेहोश हो गए होंगे, ये डायग्राम कैसे बना। तुम बताओ ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई है ऐसा जो ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है? इतना ढंग से डायग्राम तो बनाया यार इथेन का, ब्यूटेन का सॉरी। और ये देखो नंबरिंग, नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग कर लो यार। ये 1 2 3 4, तो ये 1 ये 2, ये थर्ड बैक वाला और ये फोर्थ पीछे वाला, बस। इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई, इससे ज्यादा अपने से क्या, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है किसी से भी नहीं हो सकता। 4 फॉर्म बनेंगे 10 बनेंगे, वो सब बना रहा हूँ मैं, तुम बना के देखते चलो, तुमको बनानी है, सबके नाम बताने हैं भाई। देखो देखते हैं क्या क्या बनेगा। देखो इसको बोलते हैं हम फुली इक्लिप्स। पूरा चंदा मामा हो गया एकदम फुली इक्लिप्स, ढक चुका है। अब क्या करो, धीमे 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 मजे लो, 60 डिग्री एंगल घुमाओ,
पहले ये बताओ कि तुम कौन सा 60 डिग्री एंगल घुमा रहे हो, फ्रंट या बैक वाला? बैक वाला। चलो पहला आंसर आ गया मेरे लिए बैक वाला। जिसने जो घुमाया वो घुमा लो। मेरा आंसर आया है बैक वाला। मैं बैक वाला घुमाऊंगा। मैंने बैक वाला 60 डिग्री, मैं 360 घुमाने वाला हूँ पूरा। तो बैक वाला 60 डिग्री घुमाया तो देखो कैसे बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी करके चलिए सेम ही टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखिए ये तो CH3 इधर है फ्रंट पे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये फ्रंट पर है। पीछे की तरफ क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। देखो समझो बात को, यहाँ थीटा कितना है? 0 डिग्री। CH3 और CH3 के बीच में एंगल है वो। अब CH3 और CH3 के बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। सही है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड गॉच फॉर्म। GAUCHE, गॉचे फॉर्म। गॉच फॉर्म, CHE। ठीक है, 60 डिग्री पर आके गॉच फॉर्म। और घुमाइए। मैं तो देखिए, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मैं तो कौन सा घुमा रहा हूँ? मैं ऑलरेडी बैक वाला कार्बन घुमा रहा हूँ। मैं तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं एरो बना देता हूँ अपने लिए। तो ये वाला घुमा रहा हूँ, तो ये वाला भी घूमेगा फिर से, और मेरा 60 डिग्री और घूमेगा। घुमाइए आप बैठ के आराम से। अभी तो जब तक नहीं बन जाए ना तब तक आप बनाते चलिए। ऊपर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अब पीछे इसके क्या हो गया होगा? CH3 आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। अब ये कौन सी है? ये भी तो इक्लिप्स ही है, पर इसको हम बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। यहाँ थीटा हो गया है 120 डिग्री। देख लीजिए, इस CH3 और इस CH3 के बीच में बॉन्ड एंगल थीटा 120 डिग्री हो गया है। दिखना चाहता है तो ये रहा, ये बॉन्ड एंगल कहलाता है 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चा? देखिए यार, ये बोर्ड छोटा है मेरे लिए, तो मैं तो यही बोलता हूँ अभी भी। वरना मैं तो एक ही पे सब कुछ बना देता, सब कुछ बना देता, बहुत सारा कुछ बना देता एक ही पे, रिलेट करने की वजह से। आगे नेक्स्ट, फिर से 60 डिग्री एंगल पर घुमाइए। नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल पर, अब देखिए जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम। 60 डिग्री एंगल पर और घुमाएंगे हम। मैं तो बैक वाला कार्बन घुमा रहा हूँ भाई, मेरा बैक वाला कार्बन तो ये है। मैं स्पैरो फिर बनाया, फिर घुमाया। अब मैं थोड़ा नीचे लेके आऊंगा, कुछ कर नहीं सकता उसमें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने आप ही बनाएंगे। ऊपर CH3 था, इधर CH3 है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये फ्रंट है, और ये है आपका बैक कार्बन। थीटा जो हो गया है इन दोनों के बीच में, दैट इज 180 डिग्री। थीटा इज 180 डिग्री। और ये कहलाती है आपकी एंटी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एंटी। स्टैगर्ड नहीं बोलते हैं इसको, एंटी बोल देते हैं पूरा। अपोजिट है एक दूसरे के, एंटी फॉर्म। थीटा है यहाँ पे 180 डिग्री बेटा, देखो। फिर आप 60 डिग्री और घुमाएंगे बेटा। अरे सर, इतना तो हम अपने झूले में भी नहीं घूमे हैं, इतना आपने यहाँ घुमा दिया। ओ ओ ओ ओ ओ, कोई बात नहीं है। ऊपर रहेगा CH3, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन। इसके बगल में ही आ जाएगा फिर से CH3, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ आएगा हाइड्रोजन। ये अगेन कौन सी बन गई? पार्शियली इक्लिप्स बन चुकी है। थीटा हो गया होगा बेटा कितना? 240। थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो ठीक है 120 है, लेकिन क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे और इसका एंगल कितना है अभी? 240 है। क्लियर है कि नहीं? अरे बना दोगे यार? अरे भाइयों बना दोगे कि नहीं, ये बताओ यार। बना लोगे ना? अब देखो तुम्हारे हवाले है ये थीटा 60 डिग्री पे मतलब 240 हो गया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम थोड़ा थीटा और 60 डिग्री पर लेके जाओगे अपने आप, तो फिर 300 हो जाएगा थीटा। और फिर से ओ 3000 हो गया भाई, ये तो आयरन मैन बन गया।
फिर उसके बाद थीटा और 60 डिग्री एंगल पर लेके जाओगे तो फिर पूरा थीटा 360 हो जाएगा, जो कि ऐसा ही दिखेगा फुली इक्लिप्स। अरे पी मतलब पार्शियली इक्लिप्स। ये तो सुबह ही सुबह बता, सस्ते नशे मत किया कर, कितनी बार बताया है, सस्ते नशे अच्छी बात नहीं है। सस्ते नशे क्यों करते हो यार, है ना। अभी समझ में आया कि नहीं? इसमें मैंने कुछ नहीं बनवाया, तुमने बनवाया, अपने आप ही बनाया जो। वाह, ऑर्थोमेटा पैरा जैसा है, बट ऑर्थोमेटा पैरा जैसा क्या है? ऐसी बातें मत बोला कर, ऑर्थोमेटा पैरा जैसा कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। चलो आगे बात करते हैं। ये आप लोगों ने बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर पे गौर डालेंगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप अपनी कॉपी पे देखें और स्टेबिलिटी के ऑर्डर को सोचते हुए बताएं कि आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लगा सकते हैं। क्या लगता है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या सोचा होगा? साइंटिस्ट कौन है? तुम लोग साइंटिस्ट हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंटी होगा, सही है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एंटी। फिर कौन सा स्टेबल होगा? फिर होगा गॉच फॉर्म। फिर होगा पार्शियली इक्लिप्स और सबसे लास्ट में आएगा फुली इक्लिप्स्ड। अब तुम तो भाई तुम वही हो ना, तुम तो वो प्रोडक्ट हो सस्ते नशे वाले। तुम क्या करोगे? तुम तो कहोगे हमेशा ही एंटी होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने ब्यूटेन के लिए ऑर्डर लिखा है ना। ये ऑर्डर हमने ब्यूटेन के लिए लिखा है और ये काम जनरली करता है ऐसा। जनरली ये ऐसा काम कर देता है, तो ये हमने ब्यूटेन के लिए लिखा है और ब्यूटेन के लिए ये आया। कुछ और कंपाउंड होगा, मोस्टली ऐसा ही बनेगा, लेकिन कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आगे चेक करेंगे अगली क्लासों में। लेकिन पहले अभी इससे पहले हम बनाएंगे क्या? इसका ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप बनाना सीख गए थे, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बना के उठे हैं। आप बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ फिर से किस में बताएंगे बच्चों? थीटा में। थीटा कहाँ है? यहाँ इतना लंबा लाइन थीटा का, इतना ऊपर लाइन। यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर मैं पीई लिख दूंगा कंफ्यूजन हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप खुद से ग्राफ बना पाएंगे इसका? बना पाओगे कि नहीं? हमको तो नहीं लगता तुम बना पाओगे। बनाओ, मेरे साथ बनाते चलो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एंटी। तो सबसे नीचे कौन आएगा? एंटी। सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर कौन आएगा? फुली इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स के लिए एक लाइन ले लो यहाँ से, फुली इक्लिप्स। इसके लिए क्या करो? इसके लिए लाइंस ऐसे डॉटेड खींच दो। मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग बना लो। मैं थीटा नहीं लगा रहा हूँ अभी, ठीक है नहीं। इसके बाद कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स इसके नीचे, 2 लाइन बाद पार्शियल इक्लिप्स लगा दूं। 2 लाइन बाद लगा दूं? हाँ, 2 लाइन बाद लगा दीजिए। आप 3 लाइन बाद लगा दो। 3 6 9 12, पागल हो जाएंगे। 2 लाइन बाद ही लगा देते हैं। फिर आएगा पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स के लिए भी लाइन खींच दीजिए। फिर आएगा कौन सा? गॉज फॉर्म। तो गॉज के लिए भी खींच दीजिए। फिर आएगा सबसे लास्ट में कौन सा? एंटी फॉर्म। तो एंटी के लिए भी खींच दीजिए। मतलब खींच दो, जैसे भी हो जाए, काम बनना चाहिए बस। लाइंस खींच लो पहले। बनाना आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे ना। लाइन तो खींच ही रहे हैं। सही है कि नहीं? अब एक बात बताओ, थीटा 0 डिग्री था। थीटा 0 डिग्री था तो कौन सा हुआ? भैया इसी चीज जो घुमाया है ना तुमने, ये जो घुमाया है 60-60 करके, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा ग्राफ। जब थीटा 0 था तो कौन सी स्टेप, कौन सी फॉर्म थी? थीटा 0 था तो कौन सी फॉर्म थी? फुली इक्लिप्स थी कि नहीं यार? हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से करूंगा मैं? फुली इक्लिप्स से स्टार्ट करूंगा।
यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब ऊपर से स्टार्ट करूंगा यहाँ से। आगे बताओ, ऊपर से स्टार्ट होगा तो किस तरीके से ग्राफ बनता हुआ जाएगा बताना। फुली इक्लिप्स के बाद 60 डिग्री एंगल पर पहले कहाँ जाएगा वो, वॉच पर। देख लो यार, वॉच पर आएगा, मैं पॉइंट देख रहा हूँ, फिर यहाँ पर वॉच पर पॉइंट आएगा, ठीक है। बोर्ड में नहीं होगी, इस पे पॉइंट देखो, गॉज पर आएगा, फिर गॉज के बाद कहाँ पे जाएगा वो सीधा बताओ। गॉज के बाद पार्शियल इक्लिप्स पर, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा वो, एंटी पर। तो ग्राफ कुछ कुछ दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ से ऐसा वो कुछ बनता हुआ दिखेगा, देखो ऐसे, देख लो, यही बनेगा, ट्रेजेक्ट्री यही है इसकी। अरे ये ट्रेजेक्ट्री होगी यार, ट्रेजेक्ट्री मतलब कि यही इसका पाथ है। अभी तो बन रहा है, अभी बनेगा, देखो बन गया, बना लेते हैं। कहाँ से आया बेटा, फुली क्लिप्स से आया, फुली क्लिप्स से आया, गॉज पर गया, फुली क्लिप्स से आया, गॉज पर गया, गॉज से पार्शियली क्लिप्स पे आया, पार्शियली क्लिप्स से दौड़ता हुआ एंटी पर आया, एंटी से फिर से पार्शियली क्लिप्स पे गया होगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये बन गया। इसी तरीके से और आगे बढ़ाते जाओगे तो ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा अपने आप ही, ठीक है कि नहीं। देख लो, यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 120 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना होगा 180। जल्दी जल्दी नोट कर लो अपने लिए, 240, 300, 360। क्या मेरे से कोई गलती हुई है, नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मैंने बिल्कुल सही बनाया डायग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है, सही है कि नहीं। अरे ठीक है कि नहीं। हाँ भाई, इस टॉप वाले लेवल से लेके इस लोअर वाले लेवल तक की एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं हम क्या, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। अभी बताइए 8 से 10 के अराउंड, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, सही है कि नहीं। 8 से 10 के अराउंड, ये हो गया काम खत्म। अब बताओ बच्चों, क्या तुम, अब मुझे बस इतना सा बात बताओ, क्या तुम कन्फॉर्मर बना सकते हो कि नहीं खुद से, बस इतना सा पॉइंट है। मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, मतलब कि इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन घुमा के बताना है, तो तुम बना सकते हो कि नहीं। हाँ, तुम बना सकते हो। एक और पॉइंट, किसका ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी लगा सकते हो ना। बल्कि ग्रुप क्या लगाओ, दूर लगाओ, ऑब्वियस ही बात है, बल्कि ग्रुप क्या लगाओगे, दूर लगाओ, है कि नहीं। ऑर्डर तुमसे यही पूछेगा कि इसका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बताइए, वही देखना होता है हमें। क्या मैं ये नोट कर चुके हैं, क्या हम आगे क्वेश्चन पे बढ़े, भाई नोट कर लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ जल्दी। तो आगे हम बढ़ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, अब क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स, आपको मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करने हैं, मैं खुद बताऊंगा कि किसके अबाउट ड्रॉ करने हैं। देखिए, जैसे कि आपसे बोला जाए, कौन सा बोला जाए, कौन सा बोला, कौन सा जाए, पहला बनाइए, कार्बन 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 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन आप खुद से लगा लीजिएगा, हमको हाइड्रोजन का इतना शौक नहीं है। देखिए मैं एरो लगा रहा हूँ, अरे ना 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 ना, सिर्फ मोस्ट स्टेबल एक ड्रॉ करना है, सिर्फ एक ड्रॉ करना है इसके लिए, ठीक है ना, सिर्फ एक ड्रॉ करना है। जैसे ए पार्ट हो गया इसका, ये बी पार्ट में मैं ऐसे भी दिखा सकता था, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसके अबाउट। हाँ हाँ, 300 डिग्री पे पार्शियली, बेटा 300 डिग्री पे पार्शियली क्लिप्स क्यों बनेगी, गॉच फॉर्म बनेगी भाई 300 डिग्री पे, ये रही गॉच फॉर्म बनेगी 300 डिग्री पे, यार क्या दिमाग खराब हो गया है? बना सकते हो बच्चों, बना सकते हो कि नहीं, बोलो बच्चों, दौड़ते हुए बना दोगे कि नहीं, जल्दी बताओ, तो बनाओ फटाफट से। हो गए कि नहीं, पहला वाला हो गया, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर के लिए पहला वाला हो गया।
मैं बता देता हूँ आपको, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाना है आपको। सबसे पहले गोला मारना है, गोला मारने के बाद ऐसे और ऐसे खड़ा कर दीजिए इसको, बस ऐसे। पहले तो इतना बना दीजिए, थोड़ा साफ कर देता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। अब मेरा काम है ये फ्रंट और ये बैक को पहचानना। मैं मान के चल रहा हूँ ये फ्रंट और ये मेरा बैक है। तो फ्रंट वाले पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है। अरे 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 कहाँ लगा दिए रे, फ्रंट वाले की जो बोल के बैक पे लगा दिए। फ्रंट वाले पे क्या है, तीनों हाइड्रोजन है। बैक वाले पे क्या है, बैक वाले पे पूरा एक प्रोपाइल ग्रुप है, तो प्रोपाइल इधर लगा दिया, बाकी के 2 हाइड्रोजन है। बताओ ये हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? आप बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है तो आप बोल सकते हैं। मैं जल्दी चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी काम करें, ठीक है ना। फर्स्ट वाला काम हो गया अपना। सेकंड वाला डन है? सेकंड वाला डन है? सेकंड वाला डन है? हाँ देखिए, सेकंड वाले के लिए ए वाला पार्ट बनाएंगे। सेकंड का जब ए पार्ट बनाएंगे तो देखो फिर से वही चीज है, एक गोला मारो, गोला मारने के बाद तीनों को इस तरीके से लगाओ और पीछे वाले को ऐसे लगाओ। बेटा मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एंटी पर ही है। सबसे पहले मेरा मोटिव दिमाग में ये रहता है कि इसको एंटी पे ले आओ, चाहे ऐसे लिख के एंटी पे ले आओ, चाहे ऐसे लिख के एंटी पे ले आओ, एक ही बात है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट होता है फ्रंट और बैक कार्बन कौन सा मानना जा रहा है आप पे। तो आप ये फ्रंट मान रहे हैं और ये बैक कार्बन मान रहे हैं। आप जो मानेंगे मैं उसी तरीके से ग्रुप अटैच कर दूंगा, कुछ भी नहीं करना। ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन सामने है, बैक कार्बन ये पीछे है। आप बताइए फ्रंट कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? फ्रंट कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है। अब बैक पर क्या है? बैक पर एक जगह CH3 है, बैक पर एक जगह ET है और बैक पर एक जगह हाइड्रोजन है। बोलो ये आएगा? बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा है मेरा तुमने। बैक पर एक जगह CH3 है, बैक पर एक जगह ET है और बैक पर एक जगह, यही इसकी मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बगल में तो तीनों हाइड्रोजन ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। आइए सेकंड का बी देखते हैं। बी वाला देखिए, ये सर्कल, ये मारा मैंने गोला और ये हो गया पूरा तीनों का काम। ये हुआ मेरा फ्रंट, ये हुआ मेरा बैक। बताइए फ्रंट पे क्या क्या है? फ्रंट पे है 2 CH3 और एक हाइड्रोजन। सेकंड वाले पे मुझे एक बात बताओ, बैक वाला कार्बन तो ये दूसरा है, ये मेरा बैक है, ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट पे मैंने लगा दिए, फ्रंट पे 2 CH3 थे, ये लगा दिए मैंने। बैक वाले कार्बन पर एक CH3 है भाई, क्या मैं इस CH3 को यहाँ लगाऊं? बैक वाले कार्बन पे क्या मैं इस CH3 को यहाँ लगाऊं? नहीं, क्योंकि ये इसकी लीस्ट स्टेबल फॉर्म है, ये इसकी लीस्ट स्टेबल फॉर्म है। मुझे अगर मोस्ट स्टेबल बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ CH3 लगाऊंगा, चाहे यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, देख लो ये है इसका एंटी, ये है इसका एंटी। किसी को इसमें डाउट है वो पूछ ले यार अब जल्दी से। किसी को इसमें डाउट है वो पूछ ले, फटाफट से पूछ ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए। क्योंकि बस यही बनाना आना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। किसी को डाउट है कुछ, कोई भी तरीके का डाउट? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल एक और कर दीजिए बेटा, एग्जांपल नंबर 3 आप ही बनाएंगे। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा आपका फ्रंट, ये रहा आपका बैक कार्बन और ये रहा आपका बॉन्ड रोटेशन का पार्ट। इसको ड्रॉ करके बताइए। हाँ बेटा, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपने जब CH3 अगर यहाँ लिख दिया ना, देखो वो एक फॉर्म बनेगी जरूर। अगर आपने CH3 यहाँ लिख दिया तो वो इन दोनों में रिपल्शन की वजह से क्या थी, लीस्ट स्टेबल थी। चाहे CH3 यहाँ लिख दो, चाहे CH3 यहाँ लिख दो, और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, ठीक है कि नहीं। ग्रुप कौन सा कैसे बनाना है ये बताओ, बोल के बताओ, इतना टाइम मत लगाओ, बोल के बताओ फटाफट से, कौन सा कैसे बनाना है। सर एंटी फॉर्म समझ नहीं है, मतलब सर कैसे बनाना है उसको? एंटी फॉर्म क्या बनाना है यार? एंटी फॉर्म ये था, मुझे एंटी नहीं बनाना है, मुझे मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी है। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। मोस्ट स्टेबल वो होता है जिसमें रिपल्शंस कम होते हैं। CH3 अगर तुमने यहाँ लपका दिया तो CH3 में इन दोनों का स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा। ओके सर। लेकिन इसमें एक जगह पे देखो ना, इसमें जो हो रहा है वो एक जगह पे, यहाँ पे कितना होता है, 2 जगह पे पेयर नहीं होते, पेयर ज्यादा नहीं है। तो सर पेयर में मतलब डिफरेंट पेयर्स लेने हैं? ऑब्वियस ही बात है यार,
CH3 अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा तो इनमें रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, इसके इससे रिपल्शन होगा, इसका इससे रिपल्शन होगा। यहाँ पर खड़ा हुआ है तो सिर्फ इससे रिपल्शन है, हाइड्रोजन का तो रिपल्शन कम है ना। ओके सर। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये CH3 तो ज्यादा रिपल्शन करता ना उसको। सही है। ओके सर। आगे बताओ, ये नया वाला कंपाउंड, ये रहा थर्ड वाला, किसका बन गया ये? तुमने फ्रंट पे लिखा दिया HCH3, बैक पे लिखा दिया CH2 गलत है बेटा। टाइप ऑफ सही है लेकिन गलत हुआ टाइप। देखो मैं बताऊं इसको क्या बनाते हैं, कैसे तरीके से बना सकते हैं आप इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और बैक कार्बन आप बना लीजिए। एक सेकेंड, हेलो क्लास ले लूं मैं, बस 5-10 मिनट में फ्री होगा। देखो फ्रंट और बैक कार्बन बना लेते हैं। फ्रंट और बैक कार्बन कैसे आएगा, देखो गोला मारो पहले तो, और अब तुम इस तरीके से बना लो, कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ये और ये, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये नीचे आएगा तभी फायदा रहेगा। ठीक है, पहले फ्रंट वाले को देख लो, फ्रंट वाला क्या है। हाँ तुम सही बना रहे हो। फ्रंट वाला कैसे बनेगा, फ्रंट वाले पे क्या क्या है बेटा, फ्रंट वाले पे क्या क्या है, फ्रंट वाले पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 है, और CH3 है। तो मैं CH3 यहाँ लगा दिया, चलो लगा दिया है, अभी कुछ किया नहीं है मैंने। ठीक है, ये है। अब बात क्या है, बैक वाले पे क्या है, बैक वाले पे दो, एक हाइड्रोजन है और दो रिंग के बॉन्ड है कि नहीं? रिंग के बॉन्ड नहीं है, रिंग के बॉन्ड भी तो है। तो मैं क्या करूंगा ना, रिंग बना दूंगा। देखो ये बैक वाला कार्बन है ना, इससे रिंग जुड़ी हुई है, तो पूरी की पूरी रिंग बना दो ऐसे, और इधर हाइड्रोजन लगा दिया। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? मैंने वो पूरी की पूरी रिंग जोड़ दी भाई, इससे जुड़ी हुई थी मैंने जोड़ दी, इससे जुड़ी हुई थी वो मैंने जोड़ दी है। क्या बताइए, क्या इसमें किसी को कोई डाउट आया? भी आया तो पूछ लो, नहीं आया तो पढ़ने दो। हाँ तो एक ही हाइड्रोजन है ना, मैंने तो एक ही हाइड्रोजन लगाया बैक वाले पे, बोल कहाँ रहा हूँ मैं, तो एक ही हाइड्रोजन बोल रहा हूँ। है कि नहीं? क्या बताओ, क्या ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बताइए, क्या ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है? क्या गलती हो रही है हमसे? बिल्कुल 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 बच्चों, समझ गए आप। क्या करिए कि इस CH3 को उठा के, इस CH3 को यहां से हटा के, इस CH3 को यहां से हटा के कहीं दूसरी पोजीशन पे लगाइए। सर हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3 आप यहाँ लगाइए, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, अपोजिट में नहीं है, यहाँ पर है। CH3 से तो ऊपर क्या होता, रिपल्शन होता, तो इस वजह से इसको क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो ये यहाँ पर फायदा देगा हमें, वहां पर फायदा नहीं देगा। अपोजिट कहाँ है, कौन सी पोजीशन है अपोजिट, बताना। ये अपोजिट बैक वाले की पोजीशन है भाई, ये अपोजिट बैक वाले की पोजीशन है, इसके अपोजिट में यही एक तरीके से। हाँ तो H लगाएंगे वहां पर। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं? देखो मैंने, मेरे बस 8 मिनट और दे दो, 8 मिनट की क्लास हो रही है, 7 बजे में छोड़ दूंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। देखिए ये इसी तरीके से ड्रॉ करके अब आपको पता चल गया कि किसी के भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया मैंने। जनरली कौन सा होता है, एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो नोट लिख देता हूँ मैं फटाफट से, कुछ भी ऐसा काम नहीं मार रहा है, बहुत सिंपल सी चीजें चल रही है। जनरली कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, पेंसिल का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इस वजह से, मोर स्टेबल देन गॉच फॉर्म। जनरली एक पॉइंट ये है कि एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है गॉच से, गॉच फॉर्म, बट इन सम केसेस गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। वो कौन सा केस हो सकता है, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। और बढ़िया बात है, लो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हमने देखा था ना बेंजीन रिंग पर होती है ना ऑर्थो पोजीशन पे, बगल बगल में ग्रुप लगे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही गॉज पर हो जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे ही तुम्हारी गॉज पर हो जाए तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो काम तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका, फटाफट से एग्जांपल देख लो। सबसे मेन एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, मेंस में आता है, जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, इसी को बोलते हैं इथेन। आईयूपीएसी नेमिंग में 1,2 डायॉल, CH2 CH2 डबल OH, यहाँ पर भी एक डबल OH है तो यहाँ पर OH होगा। ठीक है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें तुम दोनों फॉर्म बना दो इस कार्बन कार्बन के अबाउट, तुम बनाते चलो, कुछ भी करना नहीं है, ऐसा बनाते चलो, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, बनाते चलो। तुम क्या बनाओ, इसकी गॉज फॉर्म बनाओ। गॉज फॉर्म कैसे बनेगी, तुम्हें पता है गॉज भी इसी पे बनेगी, एंटी भी इसी पे बनेगी। गॉज कैसे बनेगी, ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, बाकी जगह क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इन दोनों में होगा क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, कोई भी डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी डायग्राम किसी भी टाइप का बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंटी बनाना है मुझे तो एंटी क्या करूंगा, OH और OH की पोजीशन को अपोजिट कर दूंगा और H और H इधर लगा। ये इसकी गॉज फॉर्म है, ये इसकी एंटी फॉर्म है। कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये इक्लिप्स में भी तो ज्यादा हो सकती है, नहीं इक्लिप्स में ज्यादा नहीं होती है, ये बता दो तुम्हें, इक्लिप्स में ज्यादा नहीं होती है। तुम ये कहो कि सर इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी नहीं, रिपल्शन ज्यादा होंगे, दिखेगी ही नहीं। गॉज पहले होगी, एंटी होगी, फिर उसके बाद तुम्हारा पार्शियल इक्लिप्स, और इक्लिप्स हमेशा ही रहेगा। ऐसा मत कर देना कि तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इक्लिप्स को पहले ले आओ और एंटी को कभी बाद में कर दो, मत कर देना, कभी भी मत करना ऐसा। क्लियर है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इसी वजह से गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एंटी से। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं बेटा? समझ में आया? बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, मैं इसको स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। देखिए नोट के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, फॉर्मेट है स्ट्रक्चर का, फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा है स्ट्रक्चर का फॉर्मेट, ये मैं अपने आप ही लिख रहा हूँ। देखो CH2 के साथ OH होना चाहिए, और CH के पास कोई भी ऐसा Z ग्रुप, देखो मैंने OH और OH का एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है कि क्या मिलता है, Z ग्रुप लगा है। और Z कैसा हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, NO2 है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी ले लो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाए, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाए हैं वो सब मिलेंगे, एसेट्रा, ये सब they will show इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइंट ये है कि ये सब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। मैंने ऊपर आपको समझाया कि ये एग्जांपल ऐसा है, मतलब ये एग्जांपल इस तरीके का है। मैंने यहाँ पर अब क्या किया, मैंने यहाँ पर OH की जगह एक Z लगा के दे दिया, जनरल फॉर्म ले दिया, ये इसका फॉर्मेट होता है। और इस तरीके से आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरीके से आप चेक कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया है, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन लिख दीजिए, एक क्वेश्चन और दे दीजिए, दे देता हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से, एक क्वेश्चन और है। हाँ बेटा दोनों Z हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों Z लिख से क्या फर्क पड़ता है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, फिर से वही पूछ रहा हूँ, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ सक्सेनिक एसिड। थोड़ा तो मैं रिवीजन हो जाएगा, ये बहुत सही है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड तुम ढूंढना, बनाना कन्फॉर्मर C2 और C3 के अबाउट। पहला, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या स्टेबल होगा वो बताना। दूसरा, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कैसे बनेगा और क्या कौन सा स्टेबल होगा वो बताना। बता देना भाई, ये क्वेश्चन दोनों टाइप का क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, सही है? समझ में आ गया?
क्या 5 मिनट और रुकेंगे? 5 मिनट में बस एक छोटा सा पेज और पढ़ा दूं यार, गॉचे इफेक्ट और है ये कन्फॉर्मर, इसका कन्फॉर्मर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर चेन के कन्फॉर्मर कंप्लीट हो जाएंगे। बताओ भाई कर लोगे ना ये होमवर्क में? ये होमवर्क में भाई घर से कर रहे हैं, नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लिया सब लोगों ने? यस। नेक्स्ट लिख दीजिए, एक और पॉइंट है गॉचे इफेक्ट। गॉच इफेक्ट, ये इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ मैं यहीं पे। नेक्स्ट अपने यहाँ लिख दे रहा हूँ गॉच इफेक्ट, GAUCH, गॉच इफेक्ट। क्या है ये गॉच इफेक्ट, ये देख लेते हैं। यही पॉइंट, बस ये लास्ट एक स्टेटमेंट ये देखो भाई, गॉच इफेक्ट क्या है? अभी तक हमने सारे डायग्राम बनाए, क्या उसमें लोन पेयर बनाया? अभी नहीं, लोन पेयर नहीं बनाया ना हमने। मान के चलो लोन पेयर होता है तो क्या करेंगे, है कि नहीं? तो लोन पेयर के लिए एक स्टेटमेंट और है, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर containing atom is present, if lone pair containing atom is present, then lone pair is placed at Gauche position to the bulky group, to bulky group। जो बल्कि ग्रुप है, जो भी तुम्हें लग रहा है भारी भरकम ग्रुप है, जो स्टीयरिक रिपल्शन ज्यादा देगा, स्टीयरिक रिपल्शन ज्यादा देगा, उसके बगल में लगा दो लोन पेयर को, ठीक है कि नहीं? ड्यू टू लेस स्टीयरिक रिपल्शन, स्टीयरिक रिपल्शन बच जाएगा तुम्हारा, इससे और कुछ नहीं, है कि नहीं? लोन पेयर कोई ग्रुप तो है नहीं है, लोन पेयर कोई एटम तो है नहीं है जिसपे कि तुम क्या करोगे, स्टीयरिक रिपल्शन लगा लोगे। तो लोन पेयर को ऐसी जगह पे लगा दो जहां पे कोई बल्कि सा ग्रुप खड़ा हो। देखो कैसे, एग्जांपल देखना, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। मान के चलो ये दे रखा है CH3 CH2, यहाँ नाइट्रोजन और ये NH2, यहाँ पे ये लोन पेयर दे रखा है। आपको इसके अबाउट मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाना है, इसके अबाउट कन्फॉर्मर बनाना है, नाइट्रोजन के अबाउट बनाना है। देखो अभी तक तुमने जो बनाया ना उसमें तुमने अभी भी कोई ऐसा आइटम नहीं लिया जिसमें कार्बन था, सब में कार्बन था, इसलिए तुमने डॉट दिखाया या सर्कल दिखाया। जैसे अगर डिफरेंट एटम होता है ना, उस एटम को लिखना पड़ता है। देखो बना रहा हूँ कैसे, मान के चलो मेरे को एक बनाना है, तो एक तो ये बनेगा, नाइट्रोजन को मैं मानूंगा बेटा फ्रंट पे, आगे हमेशा आगे ही मान लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है नाइट्रोजन है। इस पे है ग्रुप्स, ठीक है। पीछे वाले को मानूंगा मैं दूसरी जगह पे, पीछे वाले को मान लिया ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, नाइट्रोजन की बॉन्ड ये आ गई। पीछे बताओ बेटा बैक कार्बन पे क्या क्या चीज है? बैक कार्बन पे क्या है? एक CH3 है, बैक कार्बन पे एक CH3 है कि नहीं? हाँ या ना, यस और नो? बैक कार्बन पे एक CH3 है कि नहीं? बैक कार्बन पे एक CH3 है, एक H है और एक H है। फ्रंट में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या क्या है? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। तो तुम खुद सोचो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ लगाया जाए। नाइट्रोजन का लोन पेयर लगाया जाए यहाँ पर, यहाँ लगाइए हाइड्रोजन और यहाँ लगाइए हाइड्रोजन। ये है इसकी फेवरेबल कंडीशन, सोच लो, ये है इसकी फेवरेबल कंडीशन, है कि नहीं? अरे ये है कि नहीं, सोचो जल्दी सोच लो, ये है कि नहीं? ये है इसकी फेवरेबल कंडीशन। दूसरी बताता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन कर सकते हो, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कंपैरिजन कर सकते हो। देखो दूसरा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो दूसरी कंडीशन वो ये है, CH3 यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पर लोन पेयर। बेटा यही 2 पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी को ही कंपेयर कर लो साला, दोनों ही खत्म हो जाएंगी। देख लो, ये तो बना सकते हो कि नहीं? या तो ये बनेगा या ये बनेगा, सोच लो यार, बताओ यार। या तो ये बनेगा या ये बनेगा, तुमसे यही 2 बनेंगे और कुछ बनेगा नहीं। पॉइंट ये है, वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाओ, मोस्ट स्टेबल बनाओ।
मैं यहाँ पे तुम्हें काउंट करके बताता हूँ, काउंट करके, प्रॉपर काउंट करके। देखना एक बात बताओ, स्टीयरिक रिपल्शन के वो देखो, फैक्टर्स देखो, स्टीयरिक रिपल्शन देखना इसमें, स्टीयरिक रिपल्शन के ग्रुप देखना। क्या एक पेयर है CH3 हाइड्रोजन का, देखना नंबर ऑफ पेयर देखना, इन दोनों के बीच में स्टीयरिक रिपल्शन हो रहा है, ये एक पेयर है, अरे है कि नहीं, देखो ना, स्टीयरिक रिपल्शन का पेयर ये है कि नहीं, CH3 और H के बीच में रिपल्शन हो रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है। बताना CH3 और हाइड्रोजन के कितने पेयर हैं इसमें, एक, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कितने पेयर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कितने पेयर है, तीन, तीन आएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वाले। इसमें काउंट करो, इसमें काउंट करो, दो होंगे CH3 और हाइड्रोजन के वाले, और दो होंगे तुम्हारे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के। बताना स्टीयरिक रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा, भाई लोन पेयर से तो कोई रिपल्शन होगा नहीं, लोन पेयर कोई ग्रुप थोड़ी है, कोई एटम थोड़ी है, ग्रुप मान लिया, वो एटम थोड़ी है। किसमें स्टीयरिक रिपल्शन ज्यादा होगा, दूसरे वाले में। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, पहले वाले की। तो क्या सोचा हमने इससे कि भैया लोन पेयर, ये लोन पेयर है ना, इसको ऐसे ग्रुप के बगल में रखिए जो बल्की है, बल्की के बगल में लगाया तो इससे इसका स्टेरिक रिपल्शन कम हो गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट था इसमें, बस ये पूरे का आखिरी पॉइंट है। बेटा टॉर्शनल स्ट्रेन तो थोड़ा बहुत होगा, गॉज पोजीशन पे जब 60 डिग्री एंगल पर लगाए ना, तो टॉर्शनल स्ट्रेन तो थोड़ा बहुत ही होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा थोड़ी होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन तो थोड़ा बहुत ही होगा उसमें फिर। क्लियर है सब लोगों को बच्चों, ये बताओ क्लियर है ना। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, लास्ट है आपका ये एग्जांपल इसके लिए, जिसको आप खुद से बना सकते हैं। दैट इज CH3 CH2 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर हैं, आपको बनाना है तो इसके बीच में बना लीजिएगा, आप अपने आप देख लीजिएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसके केस के लिए। देख लीजिए मैंने ये आपको पूरा बता दिया है। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में कैसे कन्फॉर्मर्स बनते हैं वो ये हो गए, कंप्लीट हो गया ये कन्फॉर्मर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। क्लोज रिंग वाला अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, हो सकता है कल क्लास ले लूं, कल क्लास ले सकता हूँ क्या ये बताओ, 24 लोग हैं अभी, कल क्लास ले सकता हूँ, कल क्लास ले सकता हूँ क्या मैं, कल क्लास लूंगा तो जल्दी भी नहीं लूंगा, काफी लेट लूंगा, काफी ही लेट लूंगा, लोड मत लो। अच्छा दो लोग कह रहे हैं नहीं रहने दीजिए। बेटा देखो मैं तुम्हें और बता दूं, ट्यूसडे को वेडनेसडे को मैं आपको सबको बता देता हूँ, ट्यूसडे को वेडनेसडे को हो सकता है क्लास नहीं हो पाई, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। अगले वीक में, अगले वीक में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना, अगले वीक में थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि अगले वीक में मेरे को कहीं जाना है, मेरी कजिन की शादी है, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो अगले वीक में क्लासेस का फ्लो वैसे ही कम हो जाएगा केमिस्ट्री का मेरा, इसीलिए मैंने आज एक्स्ट्रा क्लास लिए। कहोगे तो कल ले सकता हूँ, उसके बाद आराम से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, टाइमिंग मैं पोस्ट कर दूंगा, कल मैं क्लास ले लूंगा, मॉर्निंग में ही ले लूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग में ही हो जाएगी। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है बीच में और एक आध दो दिन गायब हो गया, तो उससे अच्छा है कि मैं सारा बैकअप पूरा ही पहले से कर लूँ। तुम आराम से पढ़ लेना, आराम से क्वेश्चंस कर लेना, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन कर लेना। मैं उस टाइम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, अगले वीक में तो डिस्कशन ही करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, जितना मेरा डिस्कशन का पार्ट बचा हुआ ना वो सब डिस्कशन पे लगा दूंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा तब थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आप देखते चलिएगा उसके अकॉर्डिंग। अब बताइए अभी इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, बोल के बता दे क्या पूछना चाहती है, मेरे को एक बार कंप्लीट कर लेने दे फिर बोल दियो। देख इसमें कुछ भी नहीं था, साइक्लिक चेन में क्या था, ओपन चेन में स्ट्रक्चर में हमने कन्फॉर्मर में क्या किया, एक सामने सामने बनाए फिर अपोजिट बनाते गए, फिर एक चीज देखी कि भैया ज्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो भैया गॉच भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, और एक लोन पेयर का केस देख लिया कि लोन पेयर होगा तो उसको स्टेरिक एंट्रेंस के पास बनाइए। देख लीजिए थ्योरी सिर्फ इतनी सी है, लगती तुम्हें बड़ी है लेकिन रिलेट कर दो तो थ्योरी सिर्फ इतनी सी है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में इथेन बनाया, घुमाना ही तो है,
घुमाना ही तो है, काउंट तो तुम्हें करने नहीं है। क्यों, कितने बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं। तुम जरा सा एंगल घुमाओगे कन्फर्मर बन जाएगा तुम्हारे पास, तो वो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रिकॉर्डिंग में पॉज कर लेता हूँ, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, पूछिए।